कुछ रिश्तों में आके हम लॉजिक लगा लेते हैं। मुझे लगता है खुशी बड़ी इलॉजिकल चीज़ है। खुशी, प्यार, ये जो इमोशंस है ना, इसमें लॉजिक जिस दिन हम लगा देंगे ना, हम फेल हो जाएंगे। तो उसकी ज़बरदस्ती शादी कराई जाती है। कहा जाता है कि अभी तक आपने सेक्सुअल प्लेजर जो है ना लिया नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर मैंने कहा कि मैं एक गे हूँ, जैसे आपकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन अगर स्ट्रेट है, तो क्या अगर मैं आपको बोलूँ कि आप किसी एक आदमी के साथ सेक्स कीजिए, उसके साथ रहिए, सोइए और आप जीवन बताइए कि आप कर सकते हैं? अब मुझे आज भी मिसजेंडर करती है, मेरी बहन मुझे आज भी मिसजेंडर करती है, मेरे परिवार में मेरे जो रिश्तेदार हैं या मेरे आसपास के लोग हैं वो आज भी मिसजेंडर करते हैं। बच्चों को आप बोलो कि ये नहीं करना, उसी टाइम में वो ऑफेंड हो जाता है और उस पर कॉन्फिडेंस कितना होता है, वो कहेगा, आप बोले कि वो कहेगा चलो नहाने चलते हैं, बच्चा कहेगा मैं खुद नहा लूंगा। चाहे हो सकता है 4 डब्बे बाहर गिराएगा पर वो नहा लिया और कॉन्फिडेंस जीरो ऊपर सुप्रीम होता है। कोई आपसे पूछ ले कि तुम कैसे हो, इससे बड़ी बात ही नहीं। वो कहते हैं ना कि किस बात का गम होगा, बस तुम पूछ लो, तुम पूछ तो लो। तो किसी ने पूछा, मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय सेपाड़ है। मैं एक ट्रैवलर हूँ, एक राइटर हूँ और देश दुनिया में घूमता रहता हूँ। आज मेरे साथ कबीर मान हैं और कबीर से बहुत सारी बातें करेंगे जो कि एक अलग तरह की बातें होंगी, एक अलग जेनर की बातें होंगी जिन पर सामान्य तौर पर बात नहीं की जाती है। तो कबीर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय। हाँ, कहाँ से शुरू किया जाए? पता नहीं कितने साल पहले जाना है या अभी आज की से शुरुआत करना है? हाँ, आज से शुरुआत करते हैं कि अभी क्या आपकी लाइफ में चल रहा है। और तो समाज सेवक हूँ, मतलब एक्सीडेंटली समाज सेवक हूँ। कोई प्लान नहीं है, कोई पढ़ाई नहीं है, क्योंकि जो पढ़ाई है और जो प्लानिंग है वो तो मेरे रास्ते में आई ही नहीं, मतलब वो कभी कोई रास्ता बना ही नहीं पाई जी कि ये बन पाएगी। और एक्सीडेंटली समाज सेवक हूँ और फिर लगा कि अगर ये बन गया हूँ और ये करना ज़रूरी भी है, समझ में आने लगा मेरे काम के थ्रू, तो मैं यही करने लग गया। तो मैं एक सेक्सुअलिटी और जेंडर एजुकेटर हूँ और एक एक्टिविस्ट भी हूँ। और एक्टिविज़म भी एक्सीडेंटली हो गया कि जो काम कर रहे हैं ये एक्टिविज़म में ही आ रहा है, क्योंकि कोई नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं कर रहा है इस बारे में। तो कभी किसी संस्था के साथ काम किया फुल टाइम एज आ वहाँ का एजुकेटर हूँ, वहाँ में टीचर हूँ, एक सेक्सुअलिटी एजुकेटर जो कि काम करता है, सेशंस लेता है। और फिर कई बार ये होता है, कई बार वो नौकरी नहीं रहती है कुछ समय बाद, तो मैं एज अ फ्रीलांसिंग, मतलब अब एक इंडिविजुअली एक पहचान ये बनी है कि हाँ कबीर है जो सेक्सुअलिटी पे काम करते हैं, जेंडर पे काम करते हैं, सेक्स पे बातें करते हैं, तो कई सेशंस लेने जाता हूँ। तो आज बस ये चल रहा है, ये एक पहचान बन गई है। एक लंबी जर्नी रही और मैं एज ए फ्रेंड और हमेशा साथ ही रहा हूँ। तो मैंने एक उम्र से तो बहुत सारी बातें देखी हैं, तब और अब में बहुत सारा फ़र्क आया है, वो दिख भी रहा है। लेकिन ये जो एक फेज़ है, जो एक दुनिया है, जो एक समाज है, उसका जो नज़रिया है वो LGBTQ को लेकर के बहुत ही अलग है। और आपने एक इस पूरे सिनेरियो को बहुत ही करीब रह के देखा है, महसूस किया है और इसको डील भी कर रहे हैं। शायद अभी भी ऐसा कुछ चल रहा हो। तो मैं शुरू से जानना चाहता हूँ कि ये जो आपकी आइडेंटिटी का जो सवाल रहा है, चाहे ये जो ट्रांस इन मेन जो होते हैं, बहुत कम लोगों को इनके बारे में पता होता है, तो ये क्या है, कैसे वर्क करता है और आपके साथ ये सारा सिनेरियो कैसे व्यवहार में आया? बड़ा ही दिलचस्प सवाल है और ये सवाल बहुत सारे जवाब लेके भी मेरे आंखों के सामने भी ऐसे बस घूम गया है। मतलब हम पैदा होते हैं या हम घर में हैं, कहीं भी हैं, तो आपके साथ ना आपकी पहचान से जुड़े बहुत सारे तरीके आपको पता है, आपके नाम पता है, आपको आपके काम पता है, आपको आपके रोल पता है। पर मैं जिस आइडेंटिटी में था ना, या मैं हूँ, मैं कभी नहीं बोलूँगा था भी और हूँ, क्योंकि वो भी मेरा ही एक पार्ट रहा है और मैं अभी भी उसमें ही हूँ और एक जर्नी में जिस अब हूँ, तो मुझे उसका ना नाम पता है, मैं जिसके साथ हूँ ना मुझे उसका नाम पता है, ना मुझे ये पता है कि इसको नाम दिया भी गया है या नहीं, या कभी कोई नाम देगा या नहीं देगा, या मैं इस अपनी पहचान को कभी इस पहचान तक पहुंच भी पाऊंगा या नहीं, क्योंकि किसी भी बिना पहचान के आप कभी कहीं रह नहीं सकते। हाँ बिल्कुल, आपके घर में मौजूद सब चीज़ों के नाम है, बेनाम तो कोई नहीं है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
बेनाम कोई नहीं है। वो अगर किसी का नाम है तो उस नाम के साथ उसका काम जुड़ा हुआ है। मेरे साथ मेरा ना नाम जुड़ा हुआ था ना मेरा काम जुड़ा हुआ था। और जब आप ही नहीं हो, जब आपके पास आपका नाम ही नहीं है, तो आप सुबह उठ के, या सुबह उठ भी पाओगे या नहीं, अगर उठ भी गए, उठ पाए तो क्या करोगे नहीं मालूम। उठ गए, खड़े हो गए, तो आपको अगला क्या करना है आपको ये नहीं मालूम। एक बच्चे को पता है 5 साल तक स्कूल जाना है, सुबह उठना है, नहाना है, धोना है, कपड़े पहनने। मुझे नहाना क्यों है, मुझे ऐसा अगर नहाना है तो मेरा शरीर ऐसा क्यों दिख रहा है जो मैं नहीं देखना चाहता, या मेरा शरीर ये है ही नहीं, मैं उस शरीर से महसूस ही नहीं कर पा रहा। जैसे आप बैठे हैं, आप अपने शरीर के साथ, हमने जो कपड़े पहनते हैं हम इसके साथ जुड़ाव महसूस करते हैं। मैंने बचपन से आज तक कभी अपने शरीर के साथ जुड़ाव ही नहीं महसूस किया। सहज भाषा में अगर बात करें तो आपकी जो बॉडी थी वो फीमेल बॉडी थी, पर जो आपका दिल था, दिमाग था, जो धड़कन थी, उसमें एक मेल का था। तो हाँ, तो ये जो ऐसा मतलब समाज में ये होता है, और किस होता है ये तो मुझे पता है, लेकिन किस स्तर पर है, ऐसा कितने लोगों के साथ होता है? तो देखिए, इसका ना कोई जैसे डेटा तो है नहीं, हमारे पास सेंसस है, डेटा है कि पूरे देश में या भारत में कितनी महिलाएं हैं, या कितनी वर्किंग महिलाएं हैं, कितनी अनपढ़ महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं इस एज के ब्रैकेट में जो काम करते हैं या जो अनपढ़ हैं। तो जो सेंसस है, या जो भी हमारे तमाम हम अपने आसपास देख रहे हैं, ये ना बाइनरी पे चल रहा है। हमारी दुनिया जो है ना बाइनरी पे चलती है। बाइनरी का मतलब होता है दो, कि आप सफ़ेद काला, सच झूठ, आदमी औरत, और गरीब अमीर। तो जब भी दो चीज़ों में कोई चीज़ें देखते हैं ना, हम इस बीच की ना जो लेयर्स है हम उसको भूल जाते हैं। ग्रे शेड, और ज़िंदगी ना ब्लैक में है ना वाइट में, ग्रे शेड्स में है। जीवन यहाँ है। तो इस जीवन के बीच में ना हम लोग जो जेंडर आइडेंटिटी को देख रहे हैं, जो हम जो सेक्स को देख रहे हैं, मेल फीमेल, सिर्फ मेल फीमेल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। मेल फीमेल के साथ ऐसी बहुत सारी आइडेंटिटी है। मैं कहीं पढ़ रहा था कि 20 से ज़्यादा, मतलब 75 से ज़्यादा, 75 से ज़्यादा ऐसे हैं LGBTQ के अंदर। मतलब उस वाले, क्योंकि LGBTQI के अंदर हम उसको कवर करते हैं। LGBTQI को हम लोग एक अम्ब्रेला टर्म कहते हैं। जैसे एक छाता होता है, छाते के अगर हम खोलें तो उसमें बहुत सारी लाइनें हैं, तो ये एक अम्ब्रेला टर्म हो गई जिसको हम LGBTQ और एक क्वेयर बोल देते हैं। इसके अंदर बहुत सारी आइडेंटिटीज़ आती है। तो जब मैं 75+ की बात कर रहा हूँ, प्लस इसलिए कि आप डिफाइन नहीं कर सकते कि कितनी है। हम तो दो में ही फंसे हुए हैं अभी। तो मेल फीमेल और एक अलग बहुत ज़्यादा सोचने लगे तो ट्रांसजेंडर बोल देते हैं। उसको हमने अदर और ट्रांसजेंडर को खत्म कर दिया। जी। और जबकि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। जी। तो जो आपकी लड़ाई थी, मतलब आपकी लड़ाई एक तरह से कही जाए कि इस बात की थी, मैं एक लड़की हूँ कि लड़का हूँ। मेरी आइडेंटिटी, मेरी लड़ाई इस बात से थी, अपने आप से भी और शायद आसपास से भी, कि बातें तो हो रही है मुझसे, मेरे को एक, और इसे भी हम ये नहीं कि मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं एक महिला के शरीर में पैदा हुआ, नहीं। मुझे हम कोई भी इंसान से केवल शरीर के साथ पैदा होता है। और एक समाज, आज हम 2025 में बैठे हैं, तो हम ये कहेंगे कि आपको जो सेक्स है ना असाइन किया जाता है। आप सेक्स के साथ भी नहीं पैदा होते। पहले तो ये कहता कि आप मेल सेक्स के साथ पैदा हुए या फीमेल सेक्स के साथ पैदा हुए, पीनस के साथ पैदा हुए तो आप पुरुष हो गए, और वल्वा के साथ पैदा हुए तो आप औरत हो गए। तो आप सेक्स के साथ भी नहीं पैदा होते, आप केवल पैदा होते हैं शरीर के साथ। आपको समाज, मतलब डॉक्टर, हमने बना लिया कि ऐसा दिखने वाला अंग केवल आदमी का ही होगा। हमने बॉक्स कर दिया। हाँ, उनका जो एक मान्यूट ऑब्जर्वेशन होता है, हाँ, और एक थॉटफुल ऑब्जर्वेशन में नहीं जाते, राइट। वो आपके फिजिक को देख के, हाँ, आपके चाहे वो वेजाइना हो चाहे पेनिस के आधार पे वो तय कर लेते हैं बिल्कुल कि मेल और कि ये मेल ही है। हाँ। और कि हमने देखा वल्वा है तो, और वेजाइना है या वल्वा है, मतलब वल्वा इज अ करेक्ट क्योंकि वो आउटर लेयर हो गई, वेजाइना एक इंटरनल पार्ट हो गया। मतलब हम, इसलिए मैं करेक्ट शब्दों का इस्तेमाल करना ज़रूरी लगता है, क्योंकि जब तक हम सही शब्द नहीं बोलते हैं ना, हम उसकी सही बातों तक नहीं पहुंच पाते। जैसे कायदा बना हुआ है, उसमें सारे बॉडी पार्ट्स हैं, लेकिन कहीं भी पीनस का जिक्र नहीं है, वल्वा का नहीं है। तो बड़े होते होते भी हमारे पास इतना टबू होता है कि हम लोग अपने, अगर हमारे पीनस में दिक्कत है, कान में दर्द है, मैं डॉक्टर के पास चला जाऊँगा। मेरे पीनस में भी तो दिक्कत हो सकती है, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगा, क्योंकि आदत में ही नहीं है, ना सोचने में ना बोलने में। तो इसलिए हम ध्यान रखें, कभी भी हम कोई बात कर रहे हैं
सही शब्दों का इस्तेमाल करें। वो शब्द भी वही बॉडी का पार्ट है, जैसे हमारे हाथ, नाक, कान, मुंह है। तो हमने क्या करा, इसे हम असाइन कर दिया कि पीनस के साथ हमें दिख रहा है ये पीनस है तो ये आदमी ही है, वल्वा के साथ हुआ तो ये औरत है। ज़रूरी थोड़ी है वो इंसान अपने आप को, अगर जब वो अपनी सेंसेस में आएगा, वो बच्चा जब अपने आप को पहचानना शुरू करेगा, वो कह सकता है कि नहीं, आपने तो मुझे बोला है कि मैं लड़का हूँ पर मैं लड़का नहीं हूँ। वो बताएगा ना, आप संजय कैसा महसूस कर रहे हैं, ये कौन बताएगा, मैं या आप? मैं बताऊंगा। चाहे पूरे समाज मिले कि नहीं संजय, आपका नाम संजय नहीं है और आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, तो क्या 1000 लोग भी आ जाएं, क्या उनकी बात सत्य होगी या आपकी सत्य होगी? मेरी अपनी खुद की होगी। तो मैं कौन हूँ, मेरी पहचान क्या है, ये मैं तय करूँगा, ना कि डॉक्टर तय करेगा, ना कि समाज तय करेगा, और ना ही मेरा परिवार तय करेगा। जी, तो ये तो बहुत बड़ा मैटर है और बहुत ही थॉटफुल मैटर है कि ये अब एटलीस्ट जिस एज में हम लोग हैं, 21वीं शताब्दी है, 2025 चल रहा है, वहाँ पर इस तरह की बातें आनी चाहिए कि सिर्फ जो जेंटल पार्ट के बेसिस पे हम किसी का मेल होना या फीमेल होना या फिर ट्रांसजेंडर होना तय नहीं कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी लड़ाई जो, जहाँ तक मुझे समझ में आ रही है आपकी बात सुनकर और महसूस करके, कि तो जितने भी ट्रांसिस वोमेन है, चाहे मैं ट्रांसिन मैन है, चाहे ट्रांसजेंडर से और बाकी कम्युनिटी, तो उनकी जो पहली फाइट होती है मेरे ख्याल से वो तो आइडेंटिटी की होगी, खुद को ढूंढने की होगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारे किताबों के अंदर हम लोग नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं, पर्वत पठार के बारे में, इस शरीर के बारे में हम कितना पढ़ते हैं। इसके साथ हमें रहना है, इसके साथ हम सोते हैं, उठते हैं, जागते हैं, जीवन में सब काम हम इस बॉडी के साथ कर रहे हैं ना। आपके सोते समय भी आपका जेंडर है, आपके सोते समय भी आपका शरीर आपके साथ है, पैदा होने से लेके जन्म तक। तो इस शरीर के साथ इसकी बारे में बात करना मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप इसको समझेंगे, हम इमोशनल हेल्थ को समझेंगे, मेंटल हेल्थ को समझेंगे, फिजिकल बॉडी को समझेंगे, तभी तो मैं पढ़ पाऊंगा ना क्लासरूम में जाके, क्योंकि मेरी बॉडी वहाँ जाएगी, मेरा मन वहाँ जाएगा, मेरा दिमाग वहाँ जाएगा, तब मैं जो पढ़ रहा हूँ मैं समझ पाऊंगा, और समझ के मैं परीक्षा पास कर पाऊंगा, और जीवन में जो भी बनना चाहता है मैं सोच पाऊंगा। मेरा अगर पहली जगह मैं फेल हूँ, आप कुछ कर लीजिए, मैं कहीं नहीं पहुँच पाऊँगा। तो मुझे असाइन कर दिया कि आप फीमेल हैं, पैदा होते ही डॉक्टर ने किया, परिवार ने किया, समाज ने किया। अब उस असाइन किया गया जेंडर है, सेक्स के साथ जो सेक्स देखा कि वल्वा है तो ये लड़की है। अब ट्रीटमेंट तो हमारे उस जेंडर आइडेंटिटी, और पैदा होते ही आपको जेंडर आइडेंटिटी मिल जाती है। जेंडर के साथ कभी कोई पैदा नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं चलो सेक्स के साथ तो आप पैदा हो रहे हो, जो कि वो आर्ग्यूमेंट ही गलत है मेरी बात से, कि आप बताओगे ना। तो जेंडर तो हम लोग जैसे लड़का देखा, चलो भाई जेंडर रोल इसके सेट कर दो, लड़की है जेंडर रोल सेट कर दो, आपके खिलौने, आपके रंग, आपका सब कुछ तय होता जाएगा। अब मेरे साथ वो कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन मैं तो एहसास कर ही नहीं रहा ना। लोग कहेंगे कि 14-15 साल नहीं, पहली अगर आपकी जो आइडेंटिटी है किसी भी बच्चे की, वो पहली आइडेंटिटी आपकी जेंडर की आइडेंटिटी है। 3 से 4 साल की उम्र में सबसे पहले आपको अपनी जेंडर आइडेंटिटी क्लियर हो जाती है। जो आपको जेंडर आइडेंटिटी दे दी गई, वहाँ पर सबने एक तरह से एक्सेप्ट कर लिया कि आप एक लड़की हैं, और उसी के हिसाब से आपका नाम भी रख दिया गया, और कपड़े भी पहनाए जाने लगे, स्कूल भी, मतलब सब कुछ उसी बेस पे। मतलब एक जो गलत स्टेप था ना, उसके आधार पे चीज़ें तय होने लगी। लेकिन वो आपकी एक्सेप्टेंस उस समय क्या थी, आप क्या महसूस कर रहे थे, और किस तरह की परेशानियां, चाहे ट्रॉमा आपको झेलना पड़ा आगे चल के? मुझे लगता है कि ऐसा किसी भी बच्चे को कभी भी उस एज में कभी महसूस नहीं करना चाहिए। और जब मैं किसी बच्चे के बारे में किसी भी तरह की कोई दुविधा सुनता हूँ कि परेशानी में है, कोई स्पेशल बच्चा है, तो मुझे शायद बच्चों को तो ऐसा नहीं कि बहुत प्यार आ रहा होता है, लेकिन मैं अपने आप को मुझे अपना बचपन बड़ा याद आता है, और कभी मैं अपने बचपन में वापस नहीं जाना चाहता, कभी भी नहीं। मुझे बहुत दुख होता है, मुझे बहुत दया आती है अपने बचपन पे, कि शायद ऐसा एक भी हाथ नहीं आया। मैं नहीं कहूँगा पैदा होने के साथ जो गलत उन्होंने स्टेप लिया उस समय तो मैं भी नहीं बता पाया ना, पैदा होते ही बच्चा नहीं बता पाएगा। लेकिन जब बड़ा हो रहा था, जब 3-4 साल की उम्र में था, मैं नर्सरी क्लास में, मुझे मेरी जेंडर आइडेंटिटी बड़ी क्लियर थी। जो स्कूल में क्लासरूम में जो ट्रीटमेंट हो रहा था ना, मैं आज तक भी देख रहा हूँ कि मैं कभी किसी
कविता को नहीं सुन रहा हूँ, मैं कभी कोई रिसर्च के अंदर लंच में कोई खाना खा के मैं खुश नहीं हो रहा हूँ, मैं खेल नहीं रहा हूँ, मैं बस ये सोच रहा हूँ कि मेरी ये कोफ्त कैसे ख़त्म होगी। वो जब शब्द भी नहीं है, बेचैनी का शब्द 4 साल के बच्चे को नहीं पता होता, पर मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ ना, मुझे आज भी याद है कि मैं वो बैठा हुआ हूँ, टीचर है, सब खो रहा है, सब बच्चे आँख बंद करके प्रेयर कर रहे हैं, पर मैं कहीं इतना परेशान हूँ कि मैं किसी को कुछ बता ही नहीं पा रहा हूँ। और हम ना बच्चों को बड़ा जज करते हैं कि खेल रहा है, शोर मचा रहा है, बात नहीं सुन रहा है, चलो चाटा मार दो, बड़ा ज़िद्दी है, बड़ा बदतमीज़ है। हम ना बस जो हमें दिखता है ना, हम उस पर यकीन रखते हैं। आइसबर्ग होती है ना, टाइटैनिक मूवी से सबने देखी है, आइसबर्ग हमें इतनी दिख रही होती है, ऊपर दिख रही है, और हमें लगता है ये टक्कर मारेगी। आइसबर्ग कभी वो इतनी होती नहीं है। आइसबर्ग आपको दिख रही है सिर्फ 5%, 95% वो नीचे है। वो देखनी बहुत ज़रूरी है। और टाइटैनिक आइसबर्ग की उस 95% से ही टकराया था। सामने वाली तो दिख गई थी, उन्होंने मोड़ भी लिया था शिप अपना, पर वो नीचे का नहीं देख पाए, और जब वो देखा नहीं तो उससे पूरा शिप तबाह हुआ है। यही होता है हर व्यक्ति के केस में, यही होता है हर बच्चे के केस में। मेरे केस में भी यही हो रहा था कि मुझे लड़की समझा जा रहा था, मुझे समझा जा रहा था मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, और मैं भी अपने आप को देख रहा हूँ कि मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ, और घर में भी ऐसा माहौल नहीं मिल पाया। बच्चे पैदा हो गए, परिवार से वो इतना प्यार नहीं मिला, वो ये नहीं मिला कि चलो रोज़ शाम को बैठ के पापा मम्मी बैठे हैं, कोई बात कर रहे हैं, इतना प्यार नहीं दिया गया, और इतनी समझ भी नहीं। वो अपने केस में लगे रहे, अपने ही उलझनों में, जो एक माँ दंपति लगे रहते हैं, और बड़े ही ट्रॉमाटाइज मैं फैमिली से आता हूँ। बहुत ही मैंने बचपन के ट्रॉमा, उनके डोमेस्टिक वायलेंस देखे हैं, क्योंकि वो 2 ट्रॉमाटाइज लोगों ने शादी कर ली, अपने ट्रॉमा को एड्रेस किए बिना, अपने ट्रॉमा को डील किए बिना, हील किए बिना। वो सारा ट्रॉमा किस पे आ रहा था? बच्चों पे। और मैं अपने पहला सबसे बड़ा बच्चा था, और पहला बच्चा अगर लड़की पैदा हो जाए हमारी इंडियन सोसाइटी में, तो उसका भी एक फियर और दिमाग में ये कि माँ बाप को रहता है कि नहीं अब लड़का भी पैदा करना है, तो उस बच्चे पे शायद ऑटोमेटिक इतना ध्यान भी नहीं जाएगा। अगर शायद हो सकता है मैं लड़का रहा होता तो थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे दिया गया होता, लड़की था तो नहीं दिया गया। लेकिन मैंने ठीक है कपड़े वपड़े जैसे लड़के जैसे पहन लिए, पर मुझे याद है बचपन मेरा ऐसा था जैसे लगातार किसी को, आज मैं कुछ शब्दों से हम वाकिफ़ हैं कि रेप जैसा शब्द जो है, मैं क्योंकि बहुत मैंने काम किया है रेप विक्टिम्स के साथ, ऐसे ट्रैकर्स के साथ भी मिला हूँ, बड़े विक्टिम्स लोगों के साथ, कि जो लगातार रोज़ कोई आपको घायल कर रहा है, रोज़ घायल कर रहा है, पर ना उस पर कोई आपको दवा नहीं लग रही है, और रोज़ाना कुछ ऐसा बाहर हो रहा है जिससे उस पर मिर्च और गिर जाती है। तो वो टीस ऐसी है, और वो टीस ऐसी है जो मैं बता नहीं पा रहा किसी को, क्योंकि शब्द ही नहीं है, सेंटेंस ही फ्रेम क्या करूँ, क्या महसूस कर रहा हूँ। कोई पूछता तो सही, किसी ने पूछा भी नहीं आज तक। हाँ, जैसे कोई आपको जो भी आपको नाम दिया गया है, जैसे भी वो हमेशा बुलाने का एक नाम तो उस समय हो ही रहा होगा, तो उसके साथ कभी भी पूरा जो आपकी अभी तक की जर्नी में खुद को उसके साथ अपने आप को स्टैंड कर पाए? कभी नहीं। मतलब कि आप स्कूल में जाते हैं, आप कवर चढ़ाते हैं कॉपियों पे, और सबसे पहले अपना नाम लिखते हैं। मैं अपना नाम लिखते हुए कांपता था, क्योंकि मेरा वो नाम ही नहीं था। पहला स्टेप है ना, स्कूल में गए हो, कॉपी बनाइए, नाम लिखोगे, मैं नाम ही नहीं लिख पा रहा हूँ। और जब आप अल्फ़ाबेट सीखते हो, हर बच्चा उस अल्फ़ाबेट से प्यार करता है जो उसका नाम का होता है। संजय है तो आपने शायद बचपन में एस ही बनाया होगा, कभी रेत में गए तो हाथ से एस बना दिया, कोयला आया, चौक आया तो दीवार पे हमने अपना नाम लिख दिया। मैं वो लिख ही नहीं पा रहा हूँ। मैं अपनी कोई पहचान से वाकिफ़, मैं शीशा नहीं देखता था। मुझे शायद बाल बनाने का कभी शौक है, शीशे के सामने खड़े हो के आप बाल बना रहे हो, तो मेरी ज़िंदगी में कंघा है ही नहीं, आज भी कंघा है ही नहीं। और करते जिस चीज़ को आप देखते रहते हो, आपकी चीज़ों से वो हटती जाती है। आपको एक नाम से बुलाया जा रहा है, इसे एक कहते हैं प्रोनाउंस। आपकी जेंडर आइडेंटिटी के हिसाब से, जैसे कोई अगर कोई अपने आप को लड़का मानता है तो अपने लिए वो प्रोनाउंस यूज़ करता है ही हिम, वो दे देम भी कर सकता है, शी हर भी कर सकता है। तो इसे हम कहते हैं सर्वनाम, जैसे हिंदी में हम सर्वनाम पढ़ते हैं कि संज्ञा, जो किसी नाम को, संज्ञा क्या है, नाम, व्यक्ति विशेष। सर्वनाम क्या है, जो उसको पूरा कर रहे हैं उस जगह को। तो सर्वनाम हमारा होता है, जैसे अगर लड़का, आप संजय, आप ही कहेंगे कि मैं खा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। कोई अपने आप को कहती है कि अगर उसके शी और हर है कि मैं खा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं आ रही हूँ। तो मेरे केस में क्या हो रहा है कि जो मेरे लिए प्रोनाउंस यूज़ किए जा रहे हैं वो मेरे नहीं हैं। मुझे यूज़ तो करने हैं कि मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, पर इस्तेमाल क्या हो रहे हैं, जा रही हूँ, आ रही हूँ। आपका कोई नाम बिगाड़े, आपने बोला मेरा नाम संजय है, आप उम्मीद रखेंगे कि वो पहली बार में आपका नाम सही बोले, वो गलत बोलेगा तो? हाँ, बहुत बुरा लगता है। मैं आपको एक केस बताता हूँ। मेरा जो नाम है संजय सेफर्ड है, और तो जो स्पेलिंग होती है SANJYA होता है,
फेसबुक पे। मैं अभी पिछले महीने की बात बता रहा हूँ, बहुत ही लेटेस्ट बात है। मैं जब आप बता रहे हो तो इस बात को मैं समझ पा रहा हूँ। मुझे 2-3 ईमेल आए जो किसी, हो सकता है मुझे चाहने वाले रीडर्स ने भेजे हों, का मैं उनको नहीं जानता और वो भी मुझे नहीं जानते, उन्होंने किताबें पढ़ी और भेज दिया। तो उनको संजय की जगह संध्या लगा, तो मतलब मेरी जो मेल आइडेंटिटी है उन्होंने फीमेल करके लिखा। कैसे हम नाम से भी ढूंढ लेते हैं कि ये लड़के का है और ये लड़की का है। हाँ, कि आपको मैंने देखा नहीं, आप बहुत अच्छा लिखती हैं। और मैंने जब मेल खोला तो शॉक्ड मैंने तो कभी अपने लिए मतलब इस तरह के शब्द सुने नहीं ना, और मेरे लिए मुझे नॉर्मल नहीं लगा। तो फिर मैंने रिप्लाई नहीं किया। फिर मुझे एक बार और मेल आया, तो मतलब मैंने उस ईमेल को पढ़ना भी ज़रूरी नहीं समझा। 3 मेल थे, तीनों सेलेक्ट करके डिलीट मार दिया। देखिए, आपने ये तब किया जब आप इस उम्र में हैं, इतनी समझ के साथ, कि तब भी आपको लगा कि कैसे मेरी जेंडर आइडेंटिटी को कोई ठेस पहुंचा रहा है, उसे और जानना चाहिए, चाहे वो मेरे लिए मतलब वो बिल्कुल इररिलेवेंट हो गया। बिल्कुल मैंने बिल्कुल उसको मतलब जो एक टाइम होता है ना, कि वो कितने 20 सेकेंड का टाइम होता, मैं पढ़ लेता, लेकिन मुझे नहीं लगा, क्योंकि अगर कोई आपकी मतलब जो जेंडर को ही आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, तो बाकी आपका किताबें पढ़ ले, कुछ भी पढ़ ले, वो समझ ही नहीं पाएगा। नहीं बनता ना। और बच्चे की ईगो तो बहुत सेंसिटिव होती है ना, उसे तो अभी वो तो बन रहा है। तो उसको जब बोलोगे तो बच्चा, देखे ना, बच्चों को आप बोलो कि ये नहीं करना, उसी टाइम में वो ऑफेंड हो जाता है। और उस पर कॉन्फिडेंस कितना होता है, वो कहेगा, आप बोले कि वो कहेगा चलो नहाने चलते हैं, बच्चा कहेगा मैं खुद नहा लूंगा। चाहे हो सकता है 4 डब्बे बाहर गिराएगा, पर वो नहा लिया, और कॉन्फिडेंस जीरो ऊपर सुप्रीम होता है। स्कूल चाहे मतलब परिवार का कोई घटना याद हो? अरे घटनाएं ऐसी है कि त्योहार जब आ रहा है, त्योहार पे क्या हो रहा है, आपको कपड़े दिलाए जा रहे हैं, मिठाइयाँ आती है। तो एक तो मेरे परिवार में मेरे फादर बड़े ही एंटी फेस्टिवल और एंटी रिलीजन, मतलब उनके अपने ट्रॉमा की वजह से वो कभी जीवन घर में रेगुलर कभी अच्छा रहा ही नहीं। बहरहाल दिवाली आ रही है तो आप कपड़े लेने जाएंगे, आप कपड़े मांगेंगे क्योंकि सब बच्चे को मिल रहे हैं। जब आपको कपड़े, वैसे तो कपड़े हमें मिलाए नहीं जाते थे, तो मेरा तो पहला ये रोना कि भाई नहीं, क्यों नहीं दिलाए जा रहे। पर अगर जब दिलाए जाएंगे या कोई लेकर आएगा, सपोजिटली मेरे कोई रिश्तेदार मेरे लिए कपड़े लेकर आता है मेरे जन्मदिन पे, तो वो क्या लेकर आएगा, वो फ्रॉक लेकर आएगा, वो स्कर्ट लेकर आएगा, वो लड़कियों के जैसे कपड़े लेकर आएगा। मुझे वो कपड़े पहनने ही नहीं है, क्योंकि मेरी तो वो आइडेंटिटी ही नहीं है ना। अब वो कपड़े आए चले जा रहे हैं जो मुझे चाहिए ही नहीं। गिफ्ट्स क्या आएंगे, वही आएंगे। तो ऐसे में आपको नफरत हो गई अपने जन्मदिन से। और मुझे वो इतनी नफरत, और मेरे घरों में होता है ना कि फेस्टिवल पे हम क्या करें, चलो बच्चे का जन्मदिन आ गया, बना लिया, तमाम तरह के लोग आ गए, परिवार से आ गए, और सब गिफ्ट लेकर आ रहे हैं। मुझे इतनी इरिटेशन हो रही है, मैं परेशानी। जो आपके अंदर एक वो था कि जैसे वो एक्सेप्टेंस नहीं आ पा रही थी, तो इसको जाहिर कभी किया आपने, या फिर जब भी जाहिर किया, क्या तरीका, किस तरह से? देखिए, मुझे लगता है कि जाहिर करने के ना बड़े सारे तरीके होते हैं। जैसे अगर हम बोले कि हम भाषा पे काम करें, मैं किसी चीज़ पे काम कर रहा हूँ, तो मैं पहले दिन बेहतर नहीं हो जाऊँगा, मैं काम करते 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 बेहतर होऊंगा। तो जब मैं बच्चा था तो जाहिर तौर पे मेरे पास कोई भाषा नहीं थी। और दूसरा ये, शायद मैं बता देता कि कभी कभी माँ बाप ने लेके बात की होती, कैसा चल रहा है जीवन, कैसा महसूस कर रहे हो आज। अगर मैंने कोई, मेरी पिटाई हुई हो घर में, मैंने कुछ गुस्सा किया हो, लड़ाई की हो, तो किसी ने मुझसे पूछा होता कि क्यों लड़ाई की है, या पढ़ाई में नंबर क्यों नहीं आ रहे, या पेपर वाले दिन अच्छा क्यों नहीं लग रहा। मैं स्कूल जाने से पहले ना हर रोज़ उठते ही रोता था सुबह, तो मेरे उठते ही 2 थप्पड़ पड़ जाते थे कि इसको स्कूल नहीं जाना। पर किसी ने कभी ये नहीं पूछा कि स्कूल क्यों नहीं जाना, कभी नहीं पूछा किसी ने नहीं पूछा। अब कोई पूछता तो मैं बताता। अब जहाँ पे 2 थप्पड़ पहले ही मार दिए, मेरी क्या हिम्मत है वहाँ बात करने की। और दूसरा, मेरे पास कोई शब्द नहीं था, मैं सेंटेंस नहीं बना पा रहा हूँ कोई भी, मुझे कोई पूछ भी नहीं रहा है। और जब कोई पूछ ही नहीं रहा है, हर जगह से दरवाज़ा बंद है, तो एक बच्चे के पास, मेरे पास तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं दरवाज़ा तोड़ दूँ। और मैं ऐसे परिवेश से भी नहीं आता कि जहाँ पे बड़े बड़े मजबूत लोग देखे हैं। मैं एक पुरानी दिल्ली के इस एरिया में रहता हूँ जो कि लेबरर एरिया है, जहाँ पे मैंने पूरे बचपन रोज़ एक औरत की पिटाई होते देखी है। जो एक शराब पी के एक आदमी आता है जो रोज़ मारता है, बच्चों को भी मारता है, और कई दफ़ा बच्चे माँ बाप उस बाप को मारते हैं। तो मैंने अपने एरिया में ये रोज़ केस देखा कि हम घर में बैठे हैं, रात को सो रहे हैं या आप खाना खा रहे हो, बाहर बहुत लड़ाइयों की आवाज़ आ रही है और गालियों की आवाज़ आ रही है, और मैं ये रोज़ ही देख रहा हूँ। तो मुझे क्या समझ में आ रहा है
कि जब जब आप अपनी बात कहोगे आपकी पिटाई होगी, आप कुछ कहने के काबिल ही नहीं हो। और मैं घर में भी यही सीन देख रहा हूँ कि मेरी माँ कुछ कह ही नहीं पा रही है। वो एक सरकारी टीचर होते हुए भी, मेरे पिता ने तो कभी काम ही नहीं किया, वो फोटोग्राफी करते थे और शौकिया तौर पे करते थे, और रोज़ उनकी लड़ाई पैसों पे ही हो रही है, रोज़ उनकी आपसी लड़ाई हो रही है, खाने पे हो रही है लड़ाई, पैसों पे हो रही है, रोज़ खाना फेंका जा रहा है, या मैंने मार पिटाई भी देखी है। तो वो ट्रॉमा घिर रहा है बार बार, और मुझे लगता है कि इतनी परेशानियाँ यहाँ पहले से ही मौजूद है। अगर मैंने अपनी बात कह दी तो मेरी माँ ना शायद मार दी जाएगी, और ये मेरा बचपन का फियर है, मेरा बचपन का डर कि मैंने शायद कुछ कहा ना तो मेरी माँ को मार दिया जाएगा, क्योंकि सॉफ्ट टारगेट तो दिख रहा था ना, एक औरत थी, मार दिया जाएगा। जैसे आपके छोटे भाई बहन थे जी, तो उनका व्यवहार आपके साथ कैसा रहा, चाहे वो इस चीज़ को किस हद तक समझ पा रहे थे? तो मेरे छोटे भाई बहन, जैसे मेरी एक छोटी बहन है और छोटा भाई है, और हम तीनों में ही 3-3 4 साल का फ़र्क है। तो बचपन में तो वो वैसे ही ट्रीट करेंगे कि बड़ी बहन है उसी तरह से, और दोनों भाई बहन ने ही ऐसे। तो बचपन में जो लड़ाइयाँ झगड़ा होने होते हैं वही रही है, और ऐसा मेरी बहन की तरफ का मेरा प्यार नहीं बन पाया, क्योंकि वो प्यार मैं शायद एज अ भाई तो दे पाता, पर मैं एज अ बहन नहीं दे पा रहा था। लेकिन मेरा प्यार बचपन से मेरा भाई के प्रति बहुत रहा, वो बड़ा ऑटोमेटिक रहा, क्योंकि उसके अंदर ना मैं अपनी एक आइडेंटिटी देख रहा था, और क्योंकि मैं सबसे बड़ा हूँ, वो सबसे छोटा, और समवेयर में उसके और मेरे में 8-7 साल का गैप है। और जिस सिनेरियो से अब मैं इतना बड़ा हो चुका था, और मैं आसपास ये देख रहा हूँ कि नहीं, एक पुरुष को कैसा होना चाहिए। अब जब मैं अपने आप को बचपन से देख रहा हूँ तो मैं अपने आप को इमेजिन भी तो कर रहा हूँ ना, एक पुरुष कैसा होना चाहिए, क्योंकि मैं अपने जो आसपास पुरुष देख रहा हूँ वो तो मुझे इंसान ही नहीं नज़र आ रहे हैं, पुरुष तो बहुत दूर की बात है। और एक पुरुष को कोई इंसान क्यों चुनता है, एक औरत क्यों चुनती है? हम बोलें कि सुरक्षा के लिए, बच्चे पैदा करने वाला तो कभी ख्याल आया ही नहीं, क्योंकि वो तो कभी मेरे पास समझ उस समय आई नहीं कि एक आदमी कितना हैंडसम दिखता है। मैं जब टीवी पे देख रहा हूँ तो मैं ऐसा दिखना चाहता था। तो जो उस अपने भाई को देख के ना, शायद मैंने कहा कि अपनी मेरे जो आसपास जहाँ हम रहते हैं, ये इस लोकेलिटी के सिनेरियो में बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर ये आ गया तो बिगड़ने के पूरे चांसेस हैं। और मेरे पास ना शायद इतनी कैपेसिटी नहीं, और मैं इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही नहीं चाहता कि मैं इसको ना वहाँ से खदेड़ के लेकर आऊँ। तो पहले ही इसको ठीक रखते हैं, माँ बाप घर में नहीं है तो मेरी जिम्मेदारी भी तो थी ना छोटे भाई बहनों को ठीक रखने की। तो मेरा जोर ज़्यादा भाई पे चल पाया। तो बहुत हम लोगों के झगड़े हमारे भी होते थे, और लेकिन वो मुझे ना फॉलो बहुत करता था। जैसे मैंने कुछ कपड़े पहने, और मैं हमेशा से ना क्रॉस ड्रेसर हूँ। क्रॉस ड्रेसर का मतलब कि मैंने अपनी जेंडर आइडेंटिटी को ना अपने एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन है, हम जब कपड़े पहनते हैं, जैसे हमारा हेयर स्टाइल होता है, हम जब मेकअप करते हैं, ये सब दीज आर एक्सप्रेशन, एक्सप्रेस कर रहे हैं हम कुछ। तो मेरा जो कपड़े का जो स्टाइल था, जो मैंने अपनी जेंडर आइडेंटिटी को एक्सप्रेस करने के कुछ तरीके मेरे हाथ में थे। वो हाथ में इसलिए थे क्योंकि कोई ध्यान नहीं दे रहा था ना, तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। माँ सुबह चले गए तो उनको पता है चोटी नहीं बनानी, तो बाल बोला भाई चोटी तो बनाने का समय नहीं है, पापा बनाएंगे नहीं। तो पापा को सबसे आसान लगा चलो बाल कटा देते हैं, तो बाल मेरे कटते चले गए। तो मेरे लिए वो सेवियर हो गया, उसने मुझे सब बचा लिया। अब और मैं बचपन से एक ओबीस चाइल्ड था, मोटा, तो और ये मैंने कभी पतला होना चाहा ही नहीं लाइफ में, क्योंकि अगर आप मार्केट में जाएं, कपड़े खरीदने जाइए, आपको लड़कियों के एक्सेल साइज़ के कपड़े नहीं मिलेंगे, आपको लड़कों के एक्सेल साइज़ के कपड़े मिलेंगे। आप कहीं भी चले जाएं, आपको एक स्टैंडर्ड पे आगे ख़त्म हो जाता है, आप लड़कों के कपड़े ले लीजिए। तो वो मेरे लिए एक ओबीस चाइल्ड होना ना, मेरे लिए एस्केपिज्म हो रहा था, मेरे को वो सेव कर रहा था। जो अगर मैं आज सोचता हूँ ना कि वो स्ट्रैटेजी क्या थी, तो आज ये स्ट्रैटेजी मुझे उस समय वो स्ट्रैटेजी मुझे समझ नहीं आ रही थी, पर मैं एक बच्चा होने के नाते मैं कर रहा था। उधर झुकाव, वो जुड़ा हुआ, जुड़ाव, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अब कपड़े नहीं आ रहे हैं, स्कर्ट नहीं आ रही है, स्कूल में तो पहननी ही पड़ेगी। लेकिन जब आप बाल कटाने जाते थे, चाहे किसी सैलून में जाते थे, तो वो ज्यादातर मेल सैलून ही, हाँ मेल सैलून ही थे। एक आध बार सेक्स होते हैं, मतलब बच्चों के आप देखेंगे जो सैलून होते हैं गली नुक्कड़ में, वहाँ बच्चों के बाल भी कट जाते हैं, पापा के साथ आ गए कोई। फील होती थी क्या? सबसे खूबसूरत फील वहीं का है। मैंने मेरी जो अपनी जेंडर आइडेंटिटी को पहचाना है, उसमें 2 चीज़ें बड़ी शामिल है। एक तो जूता पॉलिश, और एक सलून में आपकी आफ्टर शेव लोशन की खुशबू, आपकी शेविंग क्रीम की खुशबू, कैंची, और वो जो शेव करने का डब्बा होता है ना, पुराने लोगों का घर पे डब्बा होता है,
उसमें खोलते हैं, उसमें एक फिटकरी है, उसमें एक वो ब्रश है, उसमें रेज़र है। ये दो चीज़ों ने मुझे बड़ा फैसिनेट किया है। शायद मैं बचपन में ना, जो अगर मैं मुझे कोई पूछता कि क्या बनना है, तो मैं बोलता मुझे जूता पॉलिश करने वाला बनना है। तो मुझे जूता पॉलिश करना इतना फैसिनेट करता था कि पापा का जूता था, वो अपने जूते को बहुत समय देते थे, आराम से लेके बैठते थे, पटरा लिया, उस पर बैठे, पॉलिश खोली, पहले जूते को साफ़ किया, मिट्टी साफ़ करी, फिर उस पर पॉलिश लगाई, फिर उसको साफ़ किया, और मैं देख रहा हूँ आधा पौना घंटा एक आदमी ने अपने जूते को दिया है। वाह, ये हुई ना कोई बात। और मैं फिर उसी अंदाज से अपने स्कूल के जूते को पॉलिश करता था वो एक लड़की का जूता, पर मैं उसको पॉलिश बड़ा करता था, मुझे बड़ा मज़ा आता था। और जब मेरे पिता मुझे मेरे साथ अपने साथ लेके जाते थे बाल कटाने, तो उस समय जो सलून में घुसते ही जो वो खुशबू है ना, मुझे उन खुशबुओं से बड़ा प्यार था। और अब इस क्या होता था, अब वो खुशबू तो उस दौरान वहाँ पे रही, वो जो पाउडर लगाया गया, वो जो ब्रश मारा गया, वो जो बाल काटे गए, वो मेरे लिए बड़ा सुकून वाला समय था। मतलब वो 15-20 मिनट, शायद मैंने इसको हम बोलते हैं जेंडर यूफोरिया, अपने जेंडर को यूफोरिया महसूस किया है, और बड़ा खुश हूँ मैं उसके साथ। एक बच्चा बड़ा खुश था अपने आप को देख के, क्योंकि वो कलमे भी काट रहे, छोटे बच्चे की कलमे भी काट दी ना, लड़का लड़की कोई फ़र्क नहीं, और उस तरह भी लगा दिया। कई बार मैं कह भी देता था कि पापा नहीं तो हल्के से, वो पापा से पूछ लेता कि लगा दे, तो मैं बोल देता, तो पापा भी कहते ठीक है लगा दे। तो उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया कि लड़की है तो मैं इसको इस तरह से बना के रखूँ। तो इस एक आध चीज़ मैं बोलूँगा मेरे पिता का, चाहे वो ध्यान नहीं देना जो था मेरे लिए, वो सेवियर हो गया, कि ध्यान देते तो शायद कुछ और हो जाता। तो वो दो चीज़ें बड़ी रही। अब घर आके मुझे वो खुशबू वापस नहीं मिल रही ना, अब मैं उस खुशबू को ढूंढ रहा हूँ। तो उस खुशबू को आप कैसे ढूंढेंगे? मैं ढूंढ रहा हूँ साबुन में। अब घर में आ रहा है निरमा साबुन, मैंने किसी के यहाँ पे देख लिया, लाल रंग का साबुन आता है ना, लाइफ बॉय, मेरी बुआ के घर में लाइफ बॉय था, और एक हरे रंग का साबुन आता था लिरिल। अब वो मैंने किसी के घर में देख लिया, और शायद मैंने हाथ धो लिए या मैंने उसको एक्सपीरियंस कर लिया। अब मुझे वो खुशबू चाहिए। मेरे घर में तो निरमा आ रहा है, अब आपको रिप्लेस करना है उसको। अब आपकी कितनी ही औकात है कि आप घर में आप साबुन चेंज कर दो? कर ही नहीं सकते। बड़ी कोशिशों से शायद हो सकता था मैं 6-7 महीने में किसी तरह से वो साबुन एक में ले आता था, वो 10-15 रुपए का, और जिसके पीछे मुझे बहुत डांट पड़ती थी। अब वो आप खुशबू के पीछे भाग रहे हो। आप अगर घर में पाउडर आ रहा है लगाने के लिए, तो आप वो पाउडर ढूंढ रहे हो, आपको वो खुशबू लेकर आनी है, पर आप वो खुशबू लेकर नहीं आ पा रहे। और हर बार आपको अपनी माँ से डांट पड़ रही है कि ये तो आदमियों वाली खुशबू है, ये इतनी ज़ोरदार खुशबू है। आप परफ्यूम वो ढूंढ रहे हो, आप परफ्यूम लेने जाते तो दुकानदार खुद पूछता है ना कि किसके लिए लेना है, और किसके लिए, अगर हम चलो आज हम ये मिटा भी दें, ब्लर भी कर दें लाइन, वो पूछेगा आपको किस तरह की खुशबू पसंद है। अब मुझे जो सारी खुशबुएं पसंद थी, मुझे वो मैस्कुलिन खुशबू पसंद थी। मैंने ओल्ड स्पाइस का किसी का आफ्टर शेव लोशन सूंघ लिया था, और शायद मैंने वो सलून में ही सूंघा था। अब मुझे वो चाहिए था, और वो उसकी खोज, मैं कहता हूँ शायद बचपन से चली है वो खोज। शायद 10 से 15 साल बाद, कितना दूर था मैं लेकर आ सकता था, पर उसको लेकर आना और छुपाना। और जिस दिन मुझे याद है मैं लेकर आया हूँगा, मेरी उम्र शायद कुछ 18-19-20 साल रही होगी, और जैसे आप घर में बारूद या कारतूस ले आते हो ना, और आप छुपा के रखते हो कि देख लिया तो आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी, मैंने इस तरह से उन सामानों को छुपाया है कि अगर आज मैं ओल्ड स्पाइस का एक आफ्टर शेव लोशन ले आया हूँ, तो मुझे इसे ऐसे छुपा के रखना है कि कोई मुझसे पूछ ना ले क्यों लेकर आए हो, और पूछ लेंगे तो जवाब नहीं है, और अगर नहीं पूछेंगे तो एक डर लगा रहेगा, पता लग गया, और मेरे बारे में 100 तरह की बातें बन जाएंगी। तो मैंने ऐसे सामान छुपाया है। उस समय आपका रिएक्शन क्या था जब एक उम्र के बाद जो जेनिटल डेवलप होने लगते हैं, बॉडी पार्ट का डेवलपमेंट होता है, तो जो भी सेक्स ऑर्गन है, चाहे ब्रेस्ट हुआ, वो सब उसमें बदलाव आता है, हार्मोनल इफेक्ट। तो वो जो बदलाव आ रहे थे, तो उस समय आप क्या महसूस कर रहे थे, चाहे किस तरह का कि आपकी सोच बन रही थी? ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा नाजुक दौर है मेरा वो, और नाजुक के साथ साथ जितना नाजुक वो चल रहा था, मैं उतना कठोर बाहर से होता जा रहा था। बहुत ज़्यादा कठोर, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपके अंदर इतने ज़्यादा तूफ़ान चल रहा है कि वो तूफ़ान बाहर भी नहीं आ रहा, आप उसे बाहर आने देना चाह नहीं रहे हो, क्योंकि जैसे ही वो बाहर आएगा और आपको लग रहा है कि वो आपका आखिरी समय होगा, आप जीना चाहते हो। मैं जीना चाहता था, सपने बहुत थे। आप एक मेल की ज़िंदगी जीना चाहते थे, और सब कुछ आपके
थॉट के अगेंस्ट हो रहा था, चाहे आपकी चाहत के अगेंस्ट हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, वो ऐसा है कि आप चल रहे हो हवा और पानी की उस दिशा में और सारा उधर चल रहा है, तो वो कितना ही मुश्किल होगा। मैं बह भी नहीं रहा था, बहाव लेके जा रहा था, पर मैं अपने आप को धक्का मार रहा था अपने अंदर से। बाहर शायद वो मुझे नहीं दिख रहा था या किसी और को, मुझे नहीं पता दिख रहा था या नहीं दिख रहा था, पर मैं हर समय मैं 24 घंटे युद्ध पे ही था अपने साथ। जैसे मुझे आज भी नहीं पता कि गहरी नींद कैसे आती है, मैं कभी सोया ही नहीं बचपन में। तो जब सब सो रहे हैं मैं सब जाग रहा हूँ, और मैं जाग के, क्योंकि अब मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, कोई मुझे मेरे नाम से नहीं बुला रहा है, कोई मुझे मेरा कोई काम नहीं दे रहा है, कोई मैं बस अपने साथ हूँ। और मैं जब अपने साथ हूँ तो मैं सोच रहा हूँ कि ये क्या होगा, और वो सोचना कहीं आगे जा नहीं पा रही है। वो सोच एक जगह पे आके ना रुक गई। मैं सोच रहा हूँ कि मैं लड़का बनना चाहता हूँ और मैं लड़का ही हूँ। अब इससे वो आगे ही नहीं बढ़ रही है, और कई सालों तक नहीं बढ़ रही है। लेकिन ऐसा कुछ आपकी लाइफ में नहीं हो रहा है जो आपको लड़का ट्रीट करवाए, या ट्रीट करवाए या कोई कुछ पूछ ले मैं बता पाऊँ। अब वो वहीं अटकी हुई है। एक तो पहले ही कि जिस बात से आप जूझ रहे हो वो जो आपका दिमाग खराब कर रहा है। दूसरा ये कि वो आगे नहीं बढ़ रही है, तो आपके साथ अब दो चीज़ें हैं जिसके साथ आप लगातार लड़ रहे हो और कई सालों तक फंसे हुए हो। वो ऐसा हो गया ना कि आपको कहते हैं काला पानी की सज़ा मिल गई है, और आप बस वहाँ से, और आप जेल के भी ऐसी जगह में हो जहाँ आप सांस नहीं ले पा रहे हो। आपका बस गला पकड़ा हुआ है किसी ने, और वो बीच बीच में बस गला छूटता है, आपका फिर पकड़ लिया जाता है, आपको सांस नहीं आ रही है। अब जब बड़ा हो रहा था, अब जो तमाम तरह के जो शरीर में बदलाव आते हैं, मैं उस बदलाव से घबरा रहा था। अब मुझे घबराहट हो रही थी किसी भी लड़की को देख के। मुझे उनको देखने में ही डर लगने लग जाता था, मैं शायद कांपने लग जाता था, और मैं शायद रोने भी लग जाता। मैं बहुत छोटी छोटी बात पे रोता था, और वो रोना किसी को समझ नहीं आता था मैं क्यों रो रहा हूँ, और मुझे खुद को ही नहीं समझ में आ रहा होता था। मैं दूसरे तो क्या ही बताऊँ कि क्यों हूँ मैं ऐसा, क्या करे जा रहा हूँ। और कई दफ़ा फिर आपको पता है कि आपकी पिटाई हो जाएगी, आपको कोई कुछ कहेंगे, तो आपको थोड़ा बचना भी पड़ता है उनसे, तो बचने की भी कोशिश। तो रोल प्ले मैं करता जा रहा हूँ, हर वक्त एक रोल प्ले चल रहा है। अब वो जितनी वक्त रोल प्ले चल रहा है, तो आपके वो दिमाग में ना बहुत स्टक होती जाती है, उलझाता जा रहा है, आपको अपने सामने उलझाता जा रहा है। अब जब लड़कियों को देख रहा हूँ, तो उस उम्र में भी हूँ कि जो हम कहते हैं रोमांटिक अट्रैक्शन होता है, ये एक दूसरे के प्रति लगाव हो रहा है, आपके गर्लफ्रेंड बन रहे हैं, बॉयफ्रेंड बन रहे हैं, तो मैं भी तो बड़ा हो रहा था। तो जो मेरी आइडेंटिटी और जो मेरे मन में जो मेरा ओरिएंटेशन था, मतलब कि जहाँ मैं रोमांटिकली इन्वॉल्व होना चाहता था या हो सकता था, मेरे अंदर वो सारे ख्यालात आ रहे थे ना। अब वो जो ख्यालात थे, वो ख्यालात मुझे ऐसे मेरी मोरल पुलिसिंग कर रहे थे वो अंदर। मुझे कोई और नहीं समझा रहा था कि तुम ये गलत कर रहे हो, तुम सही कर रहे हो, और तुम्हें सज़ा हो जाएगी, तुम आज सही हो, आज तुम झूठे हो। मेरे अंदर ही तो एक मोरल पुलिसिंग बैठी हुई थी। वो मोरल पुलिसिंग कहाँ से आ रही थी? समाज से, मेरे परिवार से, मेरे रिश्तेदारों से, जो माहौल था, माहौल से आ रही थी। अब मैं अपने आप को ही पहले पकड़े जा रहा हूँ, और मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा और मैं सबसे ज़्यादा परेशान यहाँ होता था कि एक बच्चा इतनी कोफ्त से गुजर रहा है, हर वक्त वो कहीं उलझनों में है, कोई कैसे नहीं देख पाया। आज हम अपने दोस्त को देख लेते हैं, वो 10 हाँ, मैं भी यही समझना चाहता था कि कोई भी ऐसा नहीं मिला जो आपको थोड़ा भी समझ पाए। कभी नहीं मिला। चाहे आप जब थोड़ा सा बड़े हो रहे थे, अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तो क्या आप जैसे एज ए मतलब मेल, आपका अट्रैक्शन किसी के साथ जुड़ा, या फिर और आपके प्रति किसी का अट्रैक्शन हुआ, तो वो क्या सिनेरियो बना? जो आपने बोला ना कि कोई भी नहीं मिला था, मैं हर मिलने वाले शख्स, जो भी आप घर में कोई आ रहा है, या घर में मैं देख रहा हूँ किसी को, कोई रिश्तेदार है, कोई गली में कोई दिख गया है, या मैं किसी को टीवी पे देख रहा हूँ, मैं बस ये ख्याल कर रहा हूँ कि यार इस इंसान का ना, शायद मुझे लग रहा है कि ये ना मेरी बात कुछ समझ पाएगा, काश मेरी इससे एक बार बात हो जाए। मैं हर इंसान के अंदर ना एक उम्मीद देख रहा था। हर वक्त मेरी उम्मीद इतनी रहती थी कि ये इंसान समझ जाएगा, ये आज जान जाएगा। आज ना ये जो इंसान है, शायद ये आज थोड़ी ऐसी बात कर रहा है कि आज एक कोई ऐसा मौका मिल जाएगा, मैं ऐसी कुछ ना एक एक्ट कर दूंगा, मैं ऐसा रोल प्ले करता हूँ कि ये मुझसे ना पूछने पे मजबूर हो जाएगा आज। पर ऐसा कभी नहीं हो पाया। 11वीं क्लास के अंदर ऐसा हुआ। 11वीं क्लास के अंदर ऐसा हुआ कि जब सब लोग अपने रिश्ते बना रहे थे, रोमांटिक रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो रहे थे, तो मेरे भी अंदर सारे इमोशंस आ रहे थे, पर जिससे मैं घबरा भी रहा था कि अगर पता लग गया किसी को, और पता लग भी गया, मैं खुद तो किसी को नहीं बोलूँगा, और अगर किसी ने मुझे आके, और मुझे तो कौन ही बोलेगा कि मुझे कबीर तुमसे प्यार है, और जो मेरी उस आइडेंटिटी के कोई भी नहीं बोलेगा। और अब उस आइडेंटिटी पे अगर बोलेगा तो मैं लेस्बियन नहीं हूँ,
मैं यहाँ क्लियर हो गया था। और लेस्बियन वर्ड ना बड़ा चर्चा में आ गया था उस समय। सबसे पहले चर्चा में ये शब्द आया था कि लड़कियाँ, दो लड़कियों का आपसी प्रेम या रोमांटिक रिलेशनशिप, उन लोगों को हम लेस्बियन कह देते हैं। और ये क्योंकि एक स्लैंग के जैसे और एक गाली के जैसे इस्तेमाल होने लग गया था कि दो लड़कियां ज़्यादा देर साथ बैठी तो आते जाते बोलते थे अरे तुम हटो, लेस्बियन हो क्या। तो वहाँ से ये पता लग गया था कि लेस्बियन मतलब दो लड़कियां साथ में। अब मैं ना बैठूँ किसी लड़की के पास भी ढंग से, और अब मैंने कहा अब तो अगर कोई लड़की मुझे कह भी देगी तो मैं बिल्कुल ना एक्सेप्ट करूँ, क्योंकि मैं लेस्बियन नहीं हूँ। अब मैं कोई गलत तो पहचान नहीं ले सकता अपने साथ। ये तो दोहरी मतलब एक तरह से हो गई ना कि आप मतलब ये जो फाइट थी सारी, जो उलझाव एक तरह से बढ़ता ही जा रहा था, मतलब एज ए खुद को एज ए मेल ट्रीट कर रहे हैं। बिल्कुल आप ये चाहते हैं, हमारा मन चाह रहा है कि हम सोसाइटी में एज ए मेल हमारी आइडेंटिटी बने, लोग ट्रीट करें, लेकिन खुद का ये डर भी है कि हमें कहीं इस लेस्बियन की कैटेगरी जो है जिसे लोग समाज एक गाली की तरह यूज कर रहा है उसमें ना खड़ी कर दे। मैं ना रोज एक किसी वो कहते हैं ना किसी में कोई ना कोई धागा उलझ जाता है, उल्टा जा रहा है, वो कुछ लपेटे ही जा रहा है, आपको जकड़ता ही जा रहा है, कुछ राहत नहीं मिल पा रही है। तो 11वीं कक्षा में मेरा एक रिश्ता बना, और वो रिश्ता बड़ा ही अनस्पोकन, मतलब ऐसा नहीं कि प्रपोज किया उसने मुझे या मैंने उसे, वो बहुत ही अनकहा बड़ा ही प्यारा सा रिश्ता एक बना। और उस एक साल मैं बोलूँगा कि 1 से 2 साल, मेरे 1.5 साल जो मैंने 11वीं 12वीं उस स्कूल में बिताए थे दूसरे स्कूल में, वो 1.5 साल बहुत परेशानी वाला था, क्योंकि जैसे जैसे आप बड़े होते हो प्यूबर्टी आपको आती जा रही है। तो अगर आप एक ट्रांस बच्चा हो, आपकी जेंडर आइडेंटिटी मैच नहीं होती, जैसे जैसे आप बड़े तो जाओगे आपकी वो दुविधा सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होती जाएगी, क्योंकि बहुत सारी तमाम चीज़ें जुड़ती हैं आपकी उस जेंडर आइडेंटिटी से। कपड़े हो गए, जिसमें फिर आपके माहवारी जुड़ जाती है, मेंसुरेशन जुड़ गया है, और आपको अगर हम बोले कि इमोशंस आ रहे हैं, सेक्सुअली अराउजल हो रहा है, रोमांटिक अराउजल हो रहा है, और फिर उम्मीद की जाती है लड़की जैसा बिहेव करो। एक उम्र के बाद आपको बोला जाता है ज़्यादा हंसो मत। अभी तक तो आप उन लड़के लड़कियों के साथ खेल रहे थे बाहर निक्कर पहन के, क्या हुआ अचानक से 14-15 साल में कि आपको बोला गया नहीं पूरी पैंट पहनोगे, और अब उस लड़के के साथ नहीं खेलोगे, और आप किसी लड़के के साथ जाके बैठोगे भी नहीं, पैर खोल के नहीं बैठोगे ये। और लड़कों को बोला जाता है कि ठीक है अब तो बहन के साथ आज तक सो रहे थे, अब नहीं सोओगे, अब तुम अलग सोओगे, अब हमें नाइटफॉल हो रहे हैं, इरेक्शन नहीं पता है क्या हो रहा है, पसीने आ रहे हैं, प्यूबर्टी हो रही है, बाल आ रहे हैं, बॉडी से स्मेल आ रही है, सब प्यूबर्टी के साइन है। कोई नहीं समझा रहा है, लेकिन आपको आपके रोल बता दिया कि आपको ये नहीं करना, क्या नहीं करना बता दिया, करना क्या है किसी ने नहीं बताया। अब क्या नहीं करना, मेरे पास भी वो सब चीज़ें आ रही थी, बताई जा रही थी। तो वो बहुत ही अनस्पोकन वो रिश्ता रहा, और उस रिश्ते ने मुझे बचाया। और अब उस रिश्ते में ना मैं क्या ढूंढ रहा था, अच्छा वो बहुत ही ना आत्मिक तौर पे वो रिश्ता था कि ऐसा उस रिश्ते में कुछ नहीं हो रहा था कि हम बोले कि हम फिजिकली बड़े इन्वॉल्व हो रहे हैं, मेंटली इमोशनली जो मुझे शायद सपोर्ट आज तक नहीं मिला था जी, जो मुझे किसी ने नहीं जिसका लेक जिसकी कमी सबसे ज़्यादा, कि एक प्यार से बात कर लेना कि तुम क्या सोचते हो। पहली बार मुझे किसी ने पूछा था कि तुम्हारी पसंद क्या है, और किसी का ये सवाल पूछना ऐसे कि मैं चुप रह गया था कि क्या मुझसे भी पूछा जा सकता है कि मेरी पसंद क्या है, कि तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है। मैंने सोचा ही नहीं था। तुम्हारा फेवरेट खाना कौन सा है, मैंने कभी नहीं सोचा था, और सोचा भी था तो ये नहीं पता था कोई पूछ लेगा। और जब पूछा तो पहले तो उसको एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल हुआ, मुझे यकीन ही नहीं हुआ, और उसको बताने में उतनी ही देर लगी। बताया तो अब बातें हो रही थी, वो व्यक्ति मुझे जानना चाह रहा था, और वो एक सिस वुमेन थी, एक लड़की थी, क्योंकि मेरी सेक्सुअल आइडेंटिटी, मेरी जेंडर आइडेंटिटी एक आदमी की थी, और मेरा जो ओरिएंटेशन है, मतलब कि मेरा रोमांटिक रिलेशनशिप किसके साथ बनेगा, तो मैं एक स्ट्रेट पर्सन हूँ, मतलब कि मेरी जेंडर आइडेंटिटी के ऑपोजिट शख्स के। तो मेरा मेल था, तो मैं टूवर्ड्स फीमेल ही मैं हमेशा अट्रैक्ट हुआ हूँ, कभी किसी आदमी की तरफ मैं अट्रैक्ट नहीं हुआ। तो वो मेरे ऑपोजिट जेंडर की महिला थी, बहुत अच्छे मित्र थे हम, और अब उन्हें मुझ में रुचि आने लगी थी। तुम क्या पहनते हो, तुम क्या खाते हो, तुम कैसे हो, कोई आपसे पूछ ले कि तुम कैसे हो, इससे बड़ी बात ही नहीं। वो कहते हैं ना कि किस बात का गम होगा, बस तुम पूछ लो, तुम पूछ तो लो। तो किसी ने पूछा, मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी, और उनके पूछने में, उनके उस प्यार ने कि मैं उनके लिए मायने रखता हूँ, कि मेरा मिलना उन्हें पसंद है, मुझसे मिलना उन्हें पसंद है। मेरे जन्मदिन को अगर मेरे पास कोई खूबसूरत याद है किसी जन्मदिन की अपनी डेड आइडेंटिटी में,
तो वो जो उनके साथ बिताए हुए मैंने 2 जन्मदिन हैं जिसकी मुझे बेहद खुशी है, क्योंकि मुझे शायद आप ही का लिखा हुआ कुछ याद आ रहा है कि मुझे लगता है कि हमें अपनी प्रेमिकाओं से सीखना चाहिए कि कैसे जन्मदिन को, पूर्व प्रेमिकाओं से सीखना चाहिए कि कैसे उत्साह मनाया जाता है, कैसे खुशी मनाई जाती है और कैसे आपके जन्मदिन को वो सबसे खास दिन बन सकता है। तो जब मैंने वो आपका लेख पढ़ा था, मुझे अचानक से वो मेमोरी मेरे सामने आ गई, विजुअल्स आ गए कि हाँ ये सत्य है, ये सच है। मैंने भी वहीं से एंजॉय किया था। तो वो सीखा, वो 2-2.5 साल वो ऐसे थे, पर उनका जाना और एकदम से वो चले गए, वो अचानक से गए, क्योंकि अब उनके लिए भी दुविधा हो रही थी कि क्या जा रहा है रिश्ता। हाँ, बॉडी मतलब फीमेल की है। हाँ, अब वो शायद मुझे किसी लेस्बियन कैटेगरी में देख रहे थे। वही ना, हमने बात ही नहीं की कभी, अपना आया ही नहीं बात करने का। और हम ये भी, मैं शायद समवेयर ये लगा कि बात करी तो ये चले जाएंगी। और पहली बार कोई तो साथ चली गई। और पहली बार कोई शख्स आपको मिला है जो आपसे आपका ख्याल रखने के लिए कह रहा है, जो आपसे ये पूछ रहा है आप कैसे हो, जो आपसे रात भर बात कर रहा है। आप उस इंसान को जाने नहीं देना चाहते। और मेरे अंदर एक उम्मीद ये जागरी थी कि इनके पास ना शायद इतनी समझ है, मैं इनके सहायता से ना मैं अपनी आइडेंटिटी को नेविगेट करूंगा, कि इनके थ्रू मैं इनको बताऊंगा अब, क्योंकि इनके पास ना ये शायद ये मेरे परिवार से ज़्यादा बेहतर परिवार से आती है और समझ भी इनकी ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा एक्सपोजर है इनके पास, और एक्सपोजर था भी। मुझे लगा था ये मेरी मदद करेंगे। अब ये मदद ना, बाकी जो हो रहा है मैं बस मदद को पकड़ के बैठ गया हूँ, और अभी मैं अपना बेस बन रहा है मेरे इतने सालों तक कि मैं कह पाऊँगा। उनका जाना ना मेरी उस उम्मीद को तोड़ गया, और मैं ऐसे धड़ाम से नीचे गिराना, और मुझे लगा कि बस मैं खून करूं किसी का या अपना खून करूं, बस मैं इनको रोक लूं। और मैंने बहुत पीछा किया मैंने उनका, अपनी उस कैपेसिटी से कैसे भी, जो भी कर पाया, कैसे भी कर पाया, लेकिन मेरी बात नहीं हो पाई उनसे। और आखिरी कॉल पे जब बात हो रही थी, मैं किसी से शायद कल ही कह रहा था, तो उन्होंने मेरे से एक सवाल किया कि क्या करोगे मेरे से, तुम शादी करोगे क्या? जबकि शादी करना मेरा मकसद नहीं था, मेरा मकसद कुछ और चल रहा था। लेकिन वो मकसद मेरा जो करना वो कुछ और दिखा रहा था कि शायद ये प्यार में पागल है और ये मेरे को प्यार में इसलिए वापस बुलाना चाह रहा है। तो हम बात कर रहे थे जो बॉडी पार्ट जो डेवलप होते हैं, उस समय बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको फेस करनी पड़ती है। एक बार मैंने सुना था, जब ये बात पे आ रही है तो आपको बता रहा हूँ, कि कोई साउथ इंडिया का केस में पढ़ रहा था और एक टर्म आया था करेक्टिव सेक्स, चाहे करेक्टिव रेप। और उसमें मुझे इससे पहले इस शब्द को मैंने सुना नहीं था, और जब सुना तो शॉक रह गया। और वो केस ये था कि कोई लड़की थी, वो लेस्बियन थी, तो जब वो बड़ी हो रही थी तो उसके भाई के साथ सुलाया जाता था, ताकि जो उसकी सेक्सुअल जो ओरिएंटेशन है उसको बदल पाए। तो मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग था कि हमारे यहाँ रेप तो कितना जघन अपराध माना जाता है, लेकिन एक बाप ही, एक माँ ही, और उसको उसके भाई के साथ ही मतलब सोने पर मजबूर कर रहे हैं। और मजबूरी नहीं कर रहे हैं, उनको मतलब फोर्सफुली उसके साथ रेप किया जा रहा है। तो इस तरह की चीज़ें भी आती हैं। तो आप इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे? तो अगर मैं बचपन में कह रहा था कि मैं एक लड़की नहीं हूँ, मैं लड़का हूँ, तो यहाँ पे पिटाई हो जाती है, लोगों बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया जाता है, शादी कराई जाती है, फोर्सफुली मैरिज भी हो जाती है। और ऐसे साउथ के ही मेरे 1-2 जानकार हैं, ट्रांसमैन हैं, मित्र हैं, जिन्होंने अपनी शादी में जाकर, उनके 2 बच्चे भी हैं, और उन्होंने इतने समय बाद किसी तरह से वो कोशिश कर पाए, हिम्मत जुटा पाए, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को अपने पति के आगे स्वीकार किया। और मैं कहता हूँ धन्य है वो इंसान जिन्होंने उस इंसान को समझा, उनकी बात को समझा, और उन्होंने अपना ट्रांजिशन शुरू किया। सोचिए उन बच्चों की माँ के रूप में जो दिख रही हैं, और उन्हें इस बात का भी गिल्ट होता है, कई बार वो दुख बताते बताते रो जाते हैं कि मुझे कई बार लगता है कि मैंने अपने बच्चों को, कि जो उनकी माँ थी अब वो माँ नहीं, वो बाप जैसा दिख रहा है। और वो एक ही परिवार में रहते हैं जिसके अंदर उनका एक्स हस्बैंड, हाँ, उनके बायोलॉजिकली 2 बच्चे और एक तो वो। बहुत ही मोटिवेट करने वाली बात है, बहुत बड़ी। इसका मतलब ये है कि अगर हम
कोशिश करते हैं, अगर सोसाइटी एक्सेप्टेंस हो तो ये चीज़ें अच्छी भी हो सकती हैं। क्या नहीं हो सकता अगर हम एक्सेप्ट कोई चीज़ कर लें? क्या नहीं बदल सकते हम? ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इस दुनिया में कि अगर हम बदलना चाहें और उसको हम एक्सेप्ट कर लें तो हम बदल नहीं सकते। बहुत बेकार की बात है कि समय निकल गया, देरी हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता। सब कुछ हो सकता है बशर्ते आपकी नीयत हो बदलने की, आप चाहते हो। और इसका एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है। कई बार आपका भाई बहन, आपकी माँ जो पीएचडी होल्डर्स बैठे हैं, जो बड़ी बड़ी एमएनसीज में काम कर रहे हैं, वो उनके पास एक्सेप्टेंस ज़ीरो होगी और आपकी दादी आपको एक बार में एक्सेप्ट करेगी। आपको एक्सेप्टेंस के लिए क्या चाहिए? सामने वाले की खुशी। आप सोच रहे हैं ये बता रहा है ये खुश है, तो क्यों नहीं एक्सेप्ट करेंगे? अपने दोस्तों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं क्योंकि जब हम कुछ रिश्तों में आके हम लॉजिक लगा लेते हैं। मुझे लगता है खुशी बड़ी इलॉजिकल चीज़ है। खुशी, प्यार, ये जो इमोशंस है ना, इसमें लॉजिक जिस दिन हम लगा देंगे ना, हम फेल हो जाएंगे। ये मेरा मानना अभी तक का रहा, ये मेरा पर्सनल हो सकता है। और जो आपने करेक्टिव रेप की बात करी, ये आज भी होता है। जब लेस्बियन आइडेंटिटीज़ की बात होती है, अगर कोई आदमी लड़का बोल में बोले कि मैं, देखिए मेरे लिए किसी औरत का शरीर या उसका मन इतना आकर्षित मुझे नहीं करता, मेरे लिए इतना आकर्षण का रूप वो नहीं है जितना एक आदमी का शरीर और उसका मन है, मैं उसको जानना चाहता हूँ, मेरी ओरिएंटेशन ये है, तो उसकी ज़बरदस्ती शादी कराई जाती है। कहा जाता है कि अभी तक आपने सेक्सुअल प्लेजर जो है ना लिया नहीं है, आपने एक सामूहिक एक दंपत जीवन नहीं बिताया है, आपने सेक्स नहीं किया है, तो आप जब कर लेंगे ना तो ठीक हो जाएंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर मैंने कहा कि मैं एक गे हूँ, जैसे आपकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन अगर स्ट्रेट है, तो क्या अगर मैं आपको बोलूँ कि आप किसी एक आदमी के साथ सेक्स कीजिए, उसके साथ रहिए, सोइए और आप जीवन बताइए, क्या आप कर सकते हैं? नहीं, ये तो मेरे लिए ट्रॉमेटिक होगा। आपकी वो पहचान है, तो मेरी कैसे बदल सकती है? हमें लगता है कि समाज ऐसे बाइनरी में ही चलता है, ऑपोजिट चलता है। लेकिन अगर हम समाज से, उसी समाज के अंदर वापस आइए, हमारी जितनी भी चीज़ें हैं, कोई भी बाइनरी या कोई भी ऑपोजिट ये मिक्स एंड मैच में नहीं चलती है। सब कुछ, आप फूल देखिए, हम जब फूल का चित्र बनाते हैं, अपनी आप किताबें खोल लीजिए साइंस की, 7वीं की, 8वीं की, 6ठी की, उसमें आप परागण बनाते हैं, उसमें आप उसका लिंग बनाते हैं। फूल के अंदर एक योनि भी होती है। तो आपको जो ये हमारा जो प्रकृति है, प्रकृति के अंदर ही सेम सेक्स चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। हम जानवरों में अगर चले जाएं, हम कहते हैं कि वो तो जानवर है ना, आप तो इंसान है, हम वहीं से आए हुए हैं। और नेचुरल और अननेचुरल सेक्स क्या है, ये हमने कैसे बना दिया? दो फूलों का जो मिश्रण, अगर हम उसकी पूरी प्रक्रिया पढ़ लें, हम वापस साइंस में जाते हैं। हम नहीं बात कर रहे कि हमारे दिमाग, हो सकता है हमारे दिमाग पॉल्यूटेड है, हम सतरंगी लोगों के दिमाग बड़े पॉल्यूटेड है। अजीब, कोयल का मतलब है समाज कहता है, जो सोचता है, बिल्कुल होता है। और करेक्टिव रेप होते हैं, आज भी होते हैं। अगर कोई लड़की कह दे कि मैं लेस्बियन हूँ और मुझे, तो घर में उसके रेप होते हैं। अगर मैं सेक्सुअल अब्यूज़ की भी बात करूँ, तो हम लोगों का सेक्सुअल अब्यूज़ आदमी औरत का तो हम निकाल लेते हैं कि हमारे पास ये डेटा है। ट्रांस व्यक्तियों का सेक्सुअल अब्यूज़ का किस्सा आप निकाल के देखिए, क्या आपके पास रिकॉर्ड है कि कितने ट्रांस बच्चों का बचपन में सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है? आपके पास डेटा ही नहीं है, आपको लगा ही नहीं कि इसकी ज़रूरत भी है। अगर मैं बीइंग ट्रांस बच्चा, मैं अगर ट्रांस मैन हूँ, तो मैं कभी ट्रांस किड भी तो था, मैं ट्रांस स्टूडेंट भी तो था, सेक्सुअल अब्यूज़ से तो मैं भी गुजरा हूँ। तो मेरे सेक्सुअल अब्यूज़ की बात नहीं होगी। और मेरे लिए वो सेक्सुअल अब्यूज़, उसने मुझे कितना ट्रॉमा दिया। मेरे लिए ट्रॉमा ये नहीं कि मेरे शरीर को किसी ने छुआ, मेरे लिए वो ट्रॉमा इतना उल्टा काम किया क्योंकि मुझे लगा कि जिस आदमी ने मेरे साथ अभी जो गलत करने की कोशिश की है ना, इसने ना एक आदमी के साथ ही किया है, एक लड़के के साथ ही तो किया है, तो अब्यूज़ कैसे हुआ? तो मैंने अपने उस अब्यूज़ को, बुरा तो लगा, तकलीफ भी हुई, पर मैंने उसको क्या बोला, नहीं ये मेरे साथ नहीं हो, मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर बता देता, वो माहौल ही नहीं बन पाया। अगर बताता तो क्या होता, लड़की के साथ कुछ हो गया और मेरे साथ फिर वो सारे नियम कानून, वो पर्दे, वो पहरेदारी सब लगाई जाती जो एक लड़की पे लगाई जा रही थी। तो उससे बचने के लिए मैंने अपने इतने बड़े अब्यूज़ को कभी किसी से जिक्र नहीं किया। आज मैं लोगों के सामने बैठ के ही कहता हूँ, क्योंकि आज मुझे समझ में आने लगा कि इसकी कितनी ज़रूरत है खुल के बात करने की। और अपने साथ काम किया कि नहीं, मुझे कहना पड़ेगा, मुझे कहना है। क्योंकि जब मैं किसी क्लासरूम में जाता हूँ सेशन करने, मुझे हमेशा वो 4 साल का, 3 साल का वो कबीर नज़र आता है बैठा हुआ, और मुझे लगता है आज मैं इसको कुछ और सिखा दूँ, आज मैं इसे एक सीख और दे दूँ। मेरा शायद किसी ने हाथ नहीं पकड़ा था, मैं उस बच्चे का हाथ पकड़ूंगा। और ये जो मेरा थॉट है ना, ये थॉट बड़ा ही पावरफुल थॉट लग ज़रूर रहा है, पर इसके रेपरकशंस बहुत है।
मैं कैसे ये काम कर लूँगा? क्या इसके लिए कोई नौकरी अवेलेबल है? क्या मुझे 50-60 हज़ार की नौकरी मिल जाएगी? क्या मेरा सस्टेनेबल कैसे होगा? और ऐसा नहीं है कि मेरे पे ऊपर वार नहीं आएगा, सब आएगा, लेकिन फिर भी चुना है ये करना, क्योंकि एक दर्दनाक जर्नी से मैं गुजरा हूँ, और वो दर्द आज भी इतना ही ताज़ा है मेरे अंदर कि शायद मुझे आज भी कोई पूछेगा तो मैं शायद इस टॉपिक पे, या जब जब मुझसे कोई बात करता है, मैं कभी, चाहे रात के 12 बजे हो, 3 बजे हो, 4 बजे हो, सुबह हो, आप मुझसे पूरा दिन बात करना चाहें, मैं पूरी एनर्जी के साथ बात कर सकता हूँ, क्योंकि वो इतना ज़्यादा अंदर, मेरी पूरी दुनिया छिनी है इस बात से, सिर्फ इस वजह से किसी ने साथ नहीं दिया, किसी ने समझा नहीं। और इसीलिए मैं आज से 10-12 साल पहले मैंने टीचर ट्रेनिंग का कोर्स किया था, जो कि परिवार के उनके दबाव में किया था कि एक लड़की है, अच्छी नौकरी है, दोपहर तक वापस आ जाओगे, घर संभाल लोगे, यही तो सब होता है ना, पैसे भी मिल जाएंगे, दोपहर तक आप सेफली वापस आ जाओगे। तब मुझे लगता था मैं टीचर कभी नहीं बनूंगा, क्योंकि मैंने कभी स्कूल में बैठ के पढ़ाई ही नहीं की, तो मैं क्या पढ़ाऊँगा। दूसरा कि मैं साड़ी या सूट पहन के तो बिल्कुल नहीं जाऊँगा, और मैं ऐसा क्रॉस ड्रेसर भी बच्चों के सामने नहीं जाना चाहता, क्योंकि ये एक छुपाना हो जाएगा। टीचिंग एक सर्विस है, सिर्फ नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है। हम टीचर बनाते हैं, दुनिया बना रहे हैं, तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है। मेरी उम्मीदें कितनी बड़ी थी ना उनसे, मैं ये नहीं करूँगा। पर इतनी जर्नी के बाद, अपने आप को 12-13 साल देखने के बाद, मुझे रियलाइजेशन हुआ है कि मुझे ना शायद टीचर ही बनना है अब, क्योंकि वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। मैंने अपना एडमिशन लिया बीएड स्पेशल एजुकेशन में, क्योंकि स्पेशल एजुकेटर देख रहा है कि बच्चा जो डिसलेक्सिया है, जो थोड़ा सा डिसेबल्ड है और जिसको पढ़ने में तकलीफ हो रही है, हमने स्पेशल एजुकेटर के पास, हर स्कूल में एक स्पेशल एजुकेटर होता है, उस पर ये जिम्मेदारी दे दी है कि आप उस बच्चे को पहचानेंगे और उस बच्चे के साथ जो काम करना है करेंगे। लेकिन एक स्पेशल एजुकेटर ये नहीं देख पा रहा है अब कि जो पढ़ने में जिसको तकलीफ हो रही है, जो थोड़ा सा बदतमीजी आपकी नज़रों में है, जो बार बार रो रहा है, जो चिल्ला रहा है, जो पढ़ नहीं रहा, वो एक ट्रांस बच्चा भी हो सकता है, उसकी जेंडर आइडेंटिटी की परेशानी भी हो सकती है। आप उसे कहीं और ले जाएंगे, कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो मैं उस पावर को, उस अथॉरिटी को लेकर जाना चाहता हूँ। पता नहीं कितना सक्सेस हो पाऊंगा इसके अंदर, पर एक ये सोचा है तो कहीं तो पहुँचूंगा। तो इसके नाते कि अब स्कूल में ही जाना है, कि कैसे जर्नी चेंज हुई। जैसे एक बहुत सारी संस्थाएं हैं जो LGBTQ के लिए भी काम करती हैं, बाहर की भी बहुत सारा एक सपोर्ट सिस्टम देखने में मिलता है, फिल्मों में, टेलीविज़न में इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो इस दिशा में अच्छा काम कर रहे हैं, जहाँ पर हम इस तरह की बातों को शामिल कर सकें? देखिए, अगर जैसे हम लोग दिल्ली में हर साल एक प्राइड वॉक होती है। प्राइड वॉक का मतलब ये है, क्वेयर प्राइड वॉक का, उसमें हम आके देखिए, जब मैं था तो मैं सोचता था मैं अकेला हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है। और जब पहली बार मैंने कंप्यूटर और इंटरनेट का एक्सेस किया था ना, मैं एक ही चीज़ टाइप कर पाया था, फ्रेम बना पाया था कि सेक्स चेंज ऑपरेशन क्या चीज़ है ये, और उसमें जितने रिजल्ट निकल कर आए थे वो सब बाहर के निकल कर आए थे। तो इंडिया का कुछ निकल कर नहीं आया, तो कभी पहुंच भी नहीं पाया। धीरे धीरे वो चीज़ें आने लगी। दिल्ली में बहुत सारी संस्थाएं हैं जो कि क्वेयर लोगों पे और क्वेयर मुद्दों पे काम करती हैं, जिसमें बहुत सारे नाम हैं। और पढ़ाई भी जो जेंडर स्टडीज़ है, आप देखेंगे कि जेंडर स्टडीज़ ग्रेजुएशन के अंदर भी ना एक पेपर है, मतलब एक सब्जेक्ट है। मतलब जेंडर को पढ़ने के लिए ना आपको यहाँ से इतना खुला होना है। तो और हम देखते हैं कि जब आप ग्रेजुएशन कर लेंगे, मास्टर्स में आ जाएंगे, शायद तब आपकी तब्दीली हो जाती है जहन में, या जहन खुल जाता है। मास्टर्स के बाद जेंडर स्टडीज़ की एक्चुअली पढ़ाई शुरू होती है। मतलब मास्टर्स है जेंडर स्टडीज़ में, फिर PhD है, आप फिर MPhil करते रहिए, पेपर लिखिए। मतलब बाहर बहुत स्पेस काम ही है। नहीं है, मतलब हमारे देश में भी स्पेस नहीं है। बहुत चाहे कितना ही काम हो रहा है, हमने चाहे एक ट्रांसजेंडर और अदर का कॉलम दे दिया, पर वो गलत है। हमने काम तो किया पर वो गलत है। हमने LGBTQI की सभी आइडेंटिटी को एक बॉक्स में कर दिया। कैसे कर सकते हो? आपने मेल फीमेल 2 बॉक्सेस रखे, अब आपको समझ नहीं आया, आपने वो एक बॉक्स कर दिया। अब एक बॉक्स के अंदर जो ये LGBTQI है, इसके अंदर जेंडर आइडेंटिटीज़ भी हैं, इसमें सेक्सुअल आइडेंटिटीज़ भी हैं, सेक्सुअल बहुत सारी आइडेंटिटीज़ हैं। आपने इसको क्लब कर दिया। अब क्लब करने से हुआ क्या, और आपने तय नहीं किया कि किसको कैसे हक दिए जाएंगे। अगर एक ट्रांस आपने रिजर्वेशन नहीं है, जैसे रिजर्वेशन हम किसको देते हैं? मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ को। तो ट्रांस पॉपुलेशन तो बहुत मार्जिनलाइज्ड है। एक बच्चा जो 20-25 साल में अपने आप को उलझा रहा है, देख रहा है मैं कहाँ हूँ, स्कूल ड्रॉप आउट सबसे ज़्यादा है।
67% ड्रॉप आउट है। गवर्नमेंट में इस तरह का कोई प्रोविजन नहीं है? बहुत सारी PIL है। अगर हम बोलें कि जो 2018 के अंदर जो जजमेंट आया था कि 377 अब जो है ये एक अपराध नहीं है, आपको अपराधी की नज़रों से नहीं देखा जाएगा। 377 हटना बहुत बड़ी बात थी कि लोगों ने राहत ली फाइनली। हम कहते हैं कि प्रिविलेज होना क्या होता है? प्रिविलेज होना ये होता है कि आपको अपने अधिकारों के लिए अगर लड़ना नहीं पड़ा, आप पैदा हुए, आपको अपने अधिकार लेने नहीं पड़े कि संजय के एक आदमी के अधिकार क्या होंगे, आपके पास कुछ अधिकार थे। एक LGBTQI पूरी कम्युनिटी को एक बहुत लंबा स्ट्रगल करना पड़ा है, तब जाके 2018 में उनके ऊपर से एक मार्क हटाए कि आप क्रिमिनल नहीं हैं, आप अपराधी नहीं हैं। ये बहुत बड़ी बात है, इसे कहते हैं प्रिविलेज होना। और प्रिविलेज होना ये भी नहीं है कि आपके जीवन में अगर दुख नहीं है बहुत ज़्यादा तो आप कहेंगे अरे हम प्रिविलेज, दुख नहीं है, आप प्रिविलेज हैं। दुख होना और बड़े संपन्न परिवार में पैदा होना, पैसा होना, अच्छी नौकरी, आप बोलेंगे मैं कहाँ से प्रिविलेज हूँ, मैं तो एक बड़ी ही मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, दाल रोटी चलती है, नौकरी पे जाता हूँ, आ गया। अरे आपकी ज़िंदगी में हर्डल्स नहीं आए, आपको हर कदम पे अपने लिए ज़मीन रोज़ बनानी नहीं पड़ रही है कि आप रोज़ अपने लिए ज़मीन बनाते हैं फिर चलते हैं और शाम तक आते आते वो ज़मीन फिर खट जाती है, आपको फिर बनानी है, आप फिर सुबह बना रहे हो। आप रोज़ कितनी बार कर सकते हैं ये? तो अगर आप प्रिविलेज्ड हैं, यहाँ पे ट्रांस व्यक्ति को रोज़ अपने लिए ज़मीन खड़ी करनी है और उसके पास संसाधन भी नहीं है। और भूल जाइए कि कुछ लोग हैं जो बड़ी अच्छे प्रिविलेज फैमिली से, सपोर्ट बैकग्राउंड से आ जाते हैं, सपोर्टिव बैकग्राउंड से आ गए, फाइनेंसिस की कमी नहीं है, लोग समझ गए, या उनके पास एक उच्च दलित या उच्च कास्ट की आइडेंटिटी, दलित आइडेंटिटी नहीं है। कास्ट आइडेंटिटी भी तो मायने रखती है ना, आप किस कास्ट बैकग्राउंड से आ रहे हैं। तो इंटरसेक्शनैलिटीज़ कभी नहीं भूलनी चाहिए, ये बहुत मायने रखती है। करेक्टिव रेप की आपने बात की, तो इसलिए अगर कोई, मैं सपोजिटली अपने घर में बताता कि मैं एक ट्रांस, शब्द तो खैर नहीं था जब, कि मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ, तो ठीक करने के लिए पेरेंट्स क्या करते हैं? सबसे पहले हॉस्पिटल ले जाते हैं और दिल्ली के नामचीन बड़े सरकारी अस्पतालों की मैं आपको बात बता रहा हूँ, शॉक थेरेपी दी जाती है अंदर जाके, कि आपको शॉक थेरेपी से, शॉक, आपको इलेक्ट्रिक शॉक दिए जा रहे हैं आपके दिमाग में कि आपके दिमाग के वायरिंग कुछ खराब है। और तो आप जो ये कह रहे हैं मैं लड़का नहीं हूँ, मैं अभी भी ऐसा होता है और ये बैन है। बैन होने के बावजूद डॉक्टर परफॉर्म करते हैं, बैन होने के बावजूद फैमिली परफॉर्म करा रही है। हम देख रहे हैं रेप की सज़ा मिल रही है, उम्र कैद मिल रही है, फिर भी तो परिवार करा रहा है ना। तो जो परिवार है ना, जो परिवार का जो एक समुदाय संगठन है, परिवार बहुत बड़ी अथॉरिटी है। अगर परिवार कहता है कि इस बच्चे को मार दिया जाए, इसको थेरेपी दी जाए, कोई नहीं रोक सकता। पुलिस वाले तक भी कहते रहे, जब पेरेंट्स ही कह रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं। तो परिवारों से ही शुरू करना है। परिवार के अंदर जो हमने इतनी बड़ी अथॉरिटी है, सरकार ने या हमारे पूरे समाज ने दी हुई है कि परिवार आपके लिए कुछ भी कर सकता है, माँ बाप कुछ भी कर सकते हैं, पहला ये हटना चाहिए। और परिवार का मतलब क्या है? परिवार होता क्या? हम परिवार में देखते हैं माता पिता, बच्चे, दादा दादी, ये परिवार ये नहीं है क्या? अगर हम एक चूजन फैमिली है, हम कुछ दोस्त साथ में रहते हैं और मुझे लगता है मेरे सुख दुख में सबसे पहले मैं संजय को फ़ोन करूंगा और मैं यही हूँ, तो आप मेरा परिवार नहीं है। तो मेरे परिवार की पिक्चर में मैं और संजय नहीं आते हैं। मेरा एक कुत्ता है, मेरा बिल्ली है और वो मुझे बहुत बेहद अजीज़ है, मेरे प्लांट्स हैं, ये भी तो एक परिवार की पिक्चर है। तो हमें परिवारों की जो पिक्चर है ना, जो हमारे जहन में, वो तोड़ने की ज़रूरत है। और ये कहाँ से आएगा? एजुकेशन से। हमारे एजुकेशन में जो अभी चल रहा है वही ठीक से नहीं चल रहा। तो हम जेंडर की बात, हम अपने इमोशनल हेल्थ की बात, मेंटल हेल्थ की बात कब करेंगे? और जब ये नहीं करोगे ना, जितना छोड़ोगे, आप उतने ज़्यादा कहीं ऊपर नहीं पहुंच रहे, आप गड्ढे में जा रहे हो। आपके दिमाग में कब आया कि अब मुझे, मतलब जो भी मेरी आइडेंटिटी है, और चाहे स्पष्ट तौर पे कहें तो ये बताना है कि मैं एक लड़की के शरीर में लड़की नहीं बल्कि एक लड़का हूँ, ये आपके दिमाग में कब आया कि पूरी तरह से परिवार के बारे में के साथ आप कह पाए, चाहे अपने दोस्तों के सामने इसको जाहिर कर पाए? तो देखिए, बचपन, हर बच्चा भी, जैसे हम कहते हैं, मैं बहुत ज़्यादा तो एक्सपर्ट नहीं हूँ मेंटल हेल्थ का, और ट्रिगर वार्निंग की ये सुसाइड की हम बात कर रहे हैं कि कहते हैं कि हर एक व्यक्ति ना जब परेशानी में होता है तो वो आपको कुछ साइंस देता है, बताता है, जो मैं भी साइन दे रहा था जिस भी तरह से, चाहे मैं रो कर या ये कह के कि मुझे ये नहीं पहनना, मुझे ये नहीं जाना, मुझे ऐसे बाल नहीं कटाने, वो मैं दे रहा था, जो समझ कोई नहीं पा रहा था। मेरे पास जो मेरी सेक्स एजुकेशन जो पहली बार आई ना, जो हर व्यक्ति के पास आनी चाहिए, वो आई 2018 में, मेरे 25 साल की उम्र के बाद। जब वो पहली बार मेरे पास आई, एक संस्था के थ्रू जहाँ मैं नौकरी के लिए गया था, उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि
कुछ मेरे पास ना लैकिंग था जो आज मिला है, और उसने ना मुझे किसी एक कोने में ना थोड़ा सा संतुष्ट किया। एक थोड़ी सी मुझे कहते हैं ना वो किसी ने आराम से आके आपके कंधे पे एक हाथ रखा, उस सेक्स एजुकेशन ने मेरे पे एक कंधे पे एक हाथ रखा कि सब ठीक है, अब यहाँ से शुरू करते हैं। मैं एक कैंपेन रन करने लग गया था उस संस्था के साथ, आओ बात करें, इरेडिकेशन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़, यौन शोषण को जड़ से मिटाना। अब जब यौन शोषण की बात हो रही है तो आपके सेक्स की बात हो रही है, लड़का लड़की की बात हो रही है। बच्चे मुझे मिसजेंडर करते थे, कई बार सर बोलते थे, मैम बोलते थे, तो मुझे लगता था ये बेस्ट प्लेस है, वहाँ मुझे कभी बुरा नहीं लगा, एक दो बार स्टार्टिंग में, पर उसके बाद लगा नहीं यहाँ पे ये प्लेस है, यहाँ ठीक करना है। तो 2018 से मैं ये काम करना शुरू किया मैंने, जो कि मैं 2021 तक मैंने ये काम किया है, और तकरीबन 20,000 से ज़्यादा बच्चों के साथ मैं ये सेशन कर चुका हूँ, जिसके अंदर मैंने मेंस्ट्रुएशन हाइजीन की बात करी, सेक्स एजुकेशन की बात करी। जब सेक्स एजुकेशन बात हो रही है तो जेंडर भी बीच में आ रहा है, जेंडर की बात हो रही है, जो मैं फिर अब नेविगेट कर पा रहा था इस काम को अपने थ्रू। और आउटलुक मैगज़ीन ने मुझे इसके लिए फ़ीचर भी किया, देश के 75 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों में, जब हमने अपना 75वां महोत्सव, रंग महोत्सव मनाया, आज़ादी के जश्न मनाए, और तो लगा कि नहीं कुछ काम तो हो रहा ही होना चाहिए। मैंने 2020 में लॉकडाउन के अंदर मैं अपने दोस्तों को, परिवार को थोड़े थोड़े तरीक़ों से तो बता ही रहा था। लोग कहते हैं कि शायद क्या ब्रेवरी का काम है ना, तो संजय मैं कहूँगा कि नहीं, कि शायद ना मैं अब उस तकलीफ़ में रह नहीं पा रहा था। वो तकलीफ़ इतनी बढ़ चुकी थी ना कि अब या तो एक ही इलाज था कि या तो मैं अपना जीवन ख़त्म कर लूँ, जो मैं एक बार कर भी चुका था कोशिश, और सफल भी नहीं हुआ। और मुझे करने के बाद क्या हुआ था? एक तो मेरे उन दोस्त का जाना मेरे पास से 12वीं क्लास के बाद, और उसके बाद आप मेरे पास ना मेरा इसे कहते हैं जेंडर डिस्फोरिया। जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हो, आपकी प्यूबर्टी बढ़ती जा रही है, आपसे एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही है आपके जेंडर के अकॉर्डिंग, और मेरे परिवार के अंदर मेरे को अब बहुत ही अजीब नज़रों से देखा जाने लगा। मेरी हर परेशानी, मेरी हर तकलीफ़, मेरी हर बुखार, हर चीज़ को देखा जा रहा था कि या तो मैंने ड्रग्स करने शुरू कर दिए हैं, या मैं किसी सेक्सुअल रैकेट में फंस गया हूँ। मतलब मैंने जितने सारे गलत काम हैं वो करने शुरू कर दिए। और मैं बस ये सोच रहा था कि इन सब को करने के लिए, या तो सेक्स करने के लिए मेरे एक आइडेंटिटी का होना ज़रूरी है, ड्रग्स करने के लिए पैसे का होना ज़रूरी है, एक्सपोजर का होना ज़रूरी है, कुछ भी करने के लिए कुछ संसाधनों का ज़रूरी है ना। है तो कुछ भी नहीं। मुझे आप किस नज़रों से देख रहे हो? तो मुझे ना मुझसे मेरी हीन भावना बहुत होने लग गई, जो मुझे मेरे परिवार ने दी, मेरे माता पिता ने दी, सबसे ज़्यादा उन्होंने ही दिए मुझे। मतलब मैं कहता हूँ मेरे ट्रॉमा का सबसे बड़ा वो कारण रहे हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि माँ बाप को गाली देना या कुछ खराब कहना, पर मैं ये भी कहता हूँ कि हर वक्त जब हम बार बार बच्चों को कहते हैं ना कि नहीं, माँ बाप जैसे भी हो इज़्ज़त करो, बड़ों को इज़्ज़त करना चाहिए, तो हम उन्हें ये सिखा रहे हैं कि जब आपके साथ गलत कर रहा है ना कोई, चाहे वो आपका रेप ही क्यों नहीं कर रहा, तो आपको उसे इज़्ज़त देनी है। आप यही सिखा रहे हो ना इनडायरेक्टली बच्चे को। और होता क्या है, तभी कोई कभी नहीं कह पाता कि जो घर में मेरे जो रिश्तेदार आते हैं, घर में जो भी लोग आते हैं, चाहे वो मामा, चाची, बुआ, घर वाले ही सबसे ज़्यादा जो सेक्सुअल अब्यूज़ के केसेस हैं 97% आपके आसपास के लोग हैं, कभी नहीं कह पाते। फिर आपको कहा जाता है आपने कहा क्यों नहीं? अरे आपने तो कहा बड़ों की इज्जत करो और उनको मना मत करो, उनके बारे में बोलेंगे तो आप हमें चाटा मार दोगे। कितने ही लोग हैं ऐसे जिन्होंने घर में बताया और माँ बाप ने उन्हें चुप कराया कि नहीं बोलोगे तुम। उसके अंदर भाई शामिल है, चाचा शामिल है, माँ शामिल है, पिता शामिल है, सब शामिल है। तो ये जो इतनी मैं हीनता देख रहा था और मेरे घर में जो मुझे सब बोला जा रहा था, और मुझे मेरा जीवन दिख रहा था कहीं ख़त्म हो गया है, कोई भी तो नहीं है। मुझे उस कोर्स में डाल दिया गया है जो मैं टीचर नहीं बनना चाहता, उसमें वहाँ पे मुझे सूट सलवार और दुपट्टा पहन के जाना है। आप हर तरह से बिल्कुल जकड़े हुए हो। मैं ख़त्म हो चुका था और शायद मैं एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकता था। तो मुझे लगा कि मैं अपनी दिल्ली की सबसे पसंदीदा जगह पर गया और वहाँ जाके मैंने वो अटेम्प्ट किया। और लेकिन अटेम्प्ट करने के इमीडिएटली ना मुझे एक रियलाइजेशन हुआ कि मेरे को ये नहीं करना, मुझे जीना है। मुझे तो जीना था, मैंने ये क्या कर दिया। और फिर उसकी वो पूरी जद्दोजहद लगी कि इसको ठीक कैसे किया जाए। वक्त लगा, पर उसके बाद मैंने कभी ऐसा करने की कोशिश कभी नहीं करी। हर बार ये लगा कि उस घाट पे ना पहुंच जाऊं, वापस लेकर आऊँगा, ये कैसे भी लेकर आऊँ पर ये लेकर आना पड़ेगा। तो ये मैंने किया अपने साथ। और जब मुझे लग रहा था कम आउट की जो आप बात करें, इसे हम बोलते हैं कम आउट करना, अपनी आइडेंटिटी से, क्लोजेट से बाहर आना, एक बक्से से बाहर आना। तो कोविड के अंदर भी मेरे साथ एक ऐसा हादसा हुआ था कि चूज़न परिवार ने, जो मेरी चूज़न फैमिली थी, सबसे पहले जिनके आगे मैंने कम आउट किया था, बहुत परेशान था उस समय। और वो मेरे इस सुसाइड अटेम्प्ट के कुछ
1 साल के बाद की बात है। तो उन्होंने वो सेफ स्पेस मुझे देने की कोशिश करी और मैं उस सेफ स्पेस के चक्कर में 99% जितने रेड फ्लैग थे जो देखने थे मैं देख ही नहीं पाया, क्योंकि कभी किसी ने देखे ही नहीं। क्योंकि ऐसे तो परिवार में तो रह ही रहा था, जहाँ रेड फ्लैग है तो यहाँ भी हैं तो होते होंगे ये परिवार के। वहाँ एक बहुत लंबा समय निकला कि जिन्होंने मुझे एक्सटॉर्ट किया मेरी आइडेंटिटी पे, जो मुझे तकरीबन 10 साल के बाद पता लगा। और अचानक से वो मुझे बिल्कुल कर्ज़े में 10 लाख के कर्ज़े में छोड़ गए, मेरे सारे रिश्ते ख़राब कर गए और मुझे बिल्कुल ज़मीन पे तुम उतार के वो बस गायब हो गए। और अब उसके बाद जितनी परेशानियां आ सकती थी, ना नौकरी है ना पैसा है, लोगों ने मेरी एक इमेज एक बना दी है। और अब ये लगा कि मेरी इस आइडेंटिटी की वजह से इतनी तकलीफ़ें बढ़ती जा रही है और अब पिता भी नहीं रहे थे मेरे, और मैं भाई बहनों में सबसे बड़ा हूँ, मेरी माँ थे, न्यूक्लियर फैमिली है। तो कहा अगर कुछ हो जाएगा ना अगर, तो ये मेरे परिवार पे बात आ जाएगी। और मैं अपनी इस आइडेंटिटी को और इस आइडेंटिटी के रेपरकशन जो हम समाज में मैं देख रहा था, मैं इसको मेरी पर्सनल जिम्मेदारी ले रहा था अब, कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे ही ठीक करना पड़ेगा, किसी और की जिम्मेदारी नहीं है। और पता नहीं इनसे कुछ सवाल किए जाएंगे तो ये क्या जवाब देंगे, और मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मेरी बर्दाश्त बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। मैंने सोशल मीडिया के थ्रू 2020 में कम आउट किया, अपनी आइडेंटिटी को बताया। लेकिन जो मुझे सोशल मीडिया से प्यार मिला, जिसके अंदर आप हैं, हमारे तमाम तरह के दोस्त हैं, बहुत प्यार मिला, बहुत एक्सेप्टेंस मिली। और वो फिर एक मुझे आज भी याद है जब पहली बार कम आउट की बात हो रही है, तो जब पहली बार हम लोग मंडी हाउस में बैठे हुए थे, आसिमा थी, हाँ प्रिया थी, तो हम लोग अक्सर मिलते थे और मनीष भी था। तो तुमने पहली बार मतलब ये हमें बताया कि मैं जो दिख रहा हूँ वैसा कुछ नहीं है, मैं मतलब एक जो लड़की की बॉडी में, मतलब मैं एक लड़का हूँ इन रियल। तो हमारे लिए शॉकिंग था, मतलब ऐसा नहीं था कि मतलब बहुत ही नॉर्मल था। हम ये नहीं समझ पा रहे थे हमें किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए। हमें कुछ बातें भी करनी थी पर हम कर नहीं पाए, चाहे बहुत ऐसी चीज़ें थी। लेकिन अच्छी बात ये थी कि हम सब में से किसी ने मतलब ये नहीं सवाल नहीं किया तुमसे ना। तो हम बाद में भी मिले, मेरे ख्याल से जितने भी हम लोग साथ थे, जितने तुम्हें पहले जानते थे ना, सभी मेरे ख्याल से कोई नहीं होगा जो इस वजह से अलग हुआ हो कि मतलब हम इसको ट्रांसफॉर्म करा। ऐसा नहीं है, कुछ लोग दूर भी हुए मतलब मेरे जानने में मैं हमारे इस सर्कल के तो बिल्कुल नहीं हुए हैं। मैं ये बोलूँगा कि बल्कि बहुत खुश होते हैं मिलकर, कि अभी पहले शायद हो सकता था हम दूर किसी को मिल रहे हैं तो क्रॉस कर दे, चलो बाद में बात करेंगे। लेकिन अब कोई जब कब मिलता है तो चाहे वो दूर से ही आवाज़ मारे, चाहे वो एक हाथ मिला के या गले मिल के चला जाए, पर ज़रूर मिलता है, ज़रूर मिलता है। और उनका कुछ भी कहना, जैसे मयंक भाई कभी मिल जाते हैं, उनका हर बार कहना, गले लगाना कि क्या खूबसूरत कवि रहे हैं देखो, तो वो बहुत एम्पावर करता है, आपको एक नॉलेज करता है। जब आपका बड़ा, आपसे बड़े, जिनसे आप सीख रहे थे, जिनको आप सपोर्ट सिस्टम में देखे, क्योंकि आपका वो साथ, वो जो हिंदी नामा जब हम पोइट्री करते थे, तो मैं फोटोग्राफरी के थ्रू अपने आप को कहीं ढूंढ रहा था, कैमरा के थ्रू, क्योंकि मैं कैमरा के पीछे छुपना चाह रहा था ना, कि मैं देखूं कि कौन इंसान कैसा दिखता है। तो वो कैमरा मैं इसलिए होल्ड करना चाहता था क्योंकि मैं शख्स को देख पाऊँ, जैसे मैं बना पाऊँ, जैसा मैं खुद दिखना चाहता हूँ। तो वो एक मेरा उसके पीछे थॉट था। और मैं तस्वीरें ही लेना चाहता था। और मैंने बोला अरे जाओ, ऊपर प्रोग्राम हो रहा है, ये उठाओ कैमरा और खींचो फोटो। और वहीं अपने राजेश भाई की खींचो, जैसे मैनुअल करना है, जो करना है करो। और वहाँ मौजूद सभी लोगों ने बोला कितनी तस्वीरें खींचनी है खींचो। तो वो बहुत कहते हैं ना कि अनकहे में हम बहुत सपोर्ट किसी तरह से दे देते हैं। ये जो कम आउट करने के बाद मतलब किस तरह की परेशानियां आई, चाहे क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट सामने आए? बहुत डर लगा, पहली बात तो बहुत ज़्यादा डर लगा। और मैं शायद ये कहता हूँ कि मुझे डर नहीं लगता किसी चीज़ से, और शायद अब डर नहीं लगता। डर बहुत कम चीज़ें जो मुझे डर आती है अब, पर लेकिन मुझे बहुत डर लगा था, इतना कि अब डर लग रहा था कुछ भी अब ये कर तो लिया है, बता तो दिया है, अब इसके बाद होने क्या वाला है। जब आपको ये ना पता हो ना, सामने तो अंधेरा ही था, अंधेरा ही है, कि तीर आएगा या बंदूक आएगी या बम आएगा और कहाँ से आएगा, कब आएगा, जब ये ना पता हो तो डर ज़्यादा लगता है। और मुझे यही डर लग रहा था। मैं ऐसे परिवेश में नहीं रहता था जहाँ बहुत समझदार लोग हैं। मैं एक लेबरल एरिया में रहता हूँ जहाँ की लेबरल एरिया लोग ही हैं वहाँ पे, और अब पिता नहीं है परिवार में, भाई बहनों में सबसे बड़ा हूँ।
पिता के जाने के बाद सबसे बड़ा दबाव मेरी माँ पे यही आया था कि भाई बड़े बेटी की शादी कर दो, आप जल्दी जल्दी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा लो। अब वो शादी कहाँ से करें, किसकी करें, मुझसे करेंगे, मेरी करवाएंगे, मेरी से बात करेंगे, तो वो बात ही अलग है। शादी तो बहुत दूर की बात है अभी। अब मैंने कम आउट कर दिया। अब ये ट्रांजिशन क्या है, मुझे ये सब चीज़ें जानना था, क्योंकि मैं जो कह रहा था, और ऐसा नहीं है, ये मैं एक बताऊंगा कि अगर मान लो मैं आज मान लेते हैं मैं एक सिस पर्सन हूँ, मैं कबीर की शरीर में ही पैदा हुआ और मैं कबीर ही हूँ, पर मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं ना एक लड़की होना महसूस करता हूँ, मैं एक लड़की हूँ और मेरा नाम मैं एक नाम अपना चुन लेता हूँ। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि मुझे मेडिकल या ट्रांजिशन की ज़रूरत है, मुझे फिजिकली उसके जैसा दिखने की ज़रूरत है। आपको मानना पड़ेगा मेरी इसी शरीर के साथ, मेरी इसी शक्ल के साथ, मेरी इसी दाढ़ी मूछ के साथ और इसी कपड़ों के साथ भी मैं कह रहा हूँ कि मैं लड़की हूँ, मेरे लिए आप प्रोनाउंस शी हर यूज़ करेंगे, मेरा नाम कबीर नहीं है, आप मुझे कोमल कहेंगे, अगर मैं नाम एक चूज़न फर्ज कर लेते हैं, तो आपको मानना पड़ेगा मैं लड़की हूँ। तो आपके शरीर से, आपके दिखने से, आपके कपड़े से, आपकी जेंडर आइडेंटिटी का कोई लेना देना नहीं है। इसलिए मैंने कहा था कि आप सेक्स के साथ पैदा नहीं होते, आपको सेक्स भी असाइन किया जाता है कि ऐसा दिखने वाला सेक्स एक औरत का होता है और ऐसा दिखने वाला सेक्स एक आदमी का होता है। हाँ बिल्कुल, हम मेल फीमेल तो आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जिसकी हम 75 प्लस बात कर रहे थे, उसमें तो हम 2-4 को छोड़कर आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकते। आप कैसे आइडेंटिफाई किसी को कर सकते हैं कि आपको कौन सा दुख दे रहा है? मैं आपका नाम क्या गेस कर सकता हूँ, मैं आपका काम गेस कर सकता हूँ, हम गेस कैसे कर सकते हैं? तो गेसिंग से बचना, हम कहते हैं ना कि डोंट जज द बुक बाय दिस कवर। तो जब हम इतनी बातें, इतनी हम सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं, तो यहाँ भी मत जज करो, इंसान भी वैसा ही है। तो कैसे वो जो पूरी जर्नी रही वो बड़ी तकलीफ रही थी कि अब करना क्या, ट्रांजिशन क्या होता है, क्योंकि मैं दिखना भी चाह रहा था, मुझे ये शरीर, मुझे अब कबीर के जैसे दिखना भी था, ये मेरी चॉइस थी। और अगर कोई चॉइस ये नहीं लेता है तो भी वो उतना ही आदमी या औरत है जितना कि एक सिस मर्द और सिस औरत आदमी या औरत है। तो कई बहुत तरह के ट्रांजिशन होते हैं, जैसे मेरा एक ही मेडिकल ट्रांजिशन, एक होता है सोशली ट्रांजिशन। हम सोशली ट्रांजिशन करते हैं, नाम स्विच करते हैं, प्रोनाउंस को स्विच करते हैं। शी हर थे तो अगर मैं चाहता हूँ ही हिम और दे देम तो मैं उसे स्विच करूँगा, अगर ही हिम थे तो मैं शी हर या दे देम अपने अकॉर्डिंग उसको चूज़ करूँगा। हम अपने एक्सप्रेशन, हम जो कपड़े पहनते हैं, जो हमारे बालों का स्टाइल होता है, जो हम मेकअप करना या नहीं करना, हर तरह से हम एक्सप्रेस करते हैं अपनी जेंडर की आइडेंटिटी को। तो कुछ लोग उस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो मैंने हर तरह से, मुझे ट्रांजिशन करना था, सोशली नाम के साथ भी करना था, अपने एक्सप्रेशन के थ्रू भी और मेडिकल के थ्रू भी। और अब एक होता है डॉक्यूमेंटेशन, लीगल ट्रांजिशन भी। आपके आधार कार्ड होता है, आपके पहचान पत्र होते हैं, आपके स्कूल की आपकी रिपोर्ट कार्ड्स होती हैं, आप कहीं नौकरी लेने जाएंगे या आप कहीं भी जाएंगे, आपको पहचान पत्र चाहिए ना, वो ट्रांजिशन कराना एक बहुत बड़ी जद्दोजहद है। मतलब हर चीज़ के बावजूद भी, आपसे सारे दस्तावेज होने के बावजूद भी, सरकार ने जो बोला ये डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, उसके बावजूद भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है कि हम नहीं कर रहे, क्योंकि वो पर्सनल पे आ जाता है। अब जो वहाँ कुर्सी पे बैठा है वो पर्सनल ले रहा है इस बात को। हमारे देश में हर चीज़ पर्सनल चलती है ना, क्योंकि बिल्कुल मैं नहीं मानता तो नहीं मानता, उसके कोई सरकार को बुला लो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो, हम अगर किसी को ये भी बताएं कि मेरा एक दोस्त है और वो उसने अपना ट्रांसिन मैन था और अब वो अपनी ट्रांजिशन करा लिया है। हाँ। और तो उनको सिर्फ ये समझ में आता है वो एक लड़की से लड़का बन गया है। हाँ, अभी और ये इस बात को दिमाग का फितूर मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फिर सवाल किया जाता है कि आपके टांगों के बीच में क्या है, आपके पास जेनाइटल्स कौन से हैं। हम लड़का और लड़की की हमारी पहचान सिर्फ जेनाइटल तक ही सीमित रह गई है, हमने इससे बढ़े ही नहीं। जबकि अगर एक सिस आदमी और सिस औरत की जब हम बात करते हैं, वहाँ पे उनकी जेंडर आइडेंटिटी उनके जननांग से ज़्यादा काम, उनके हाव भाव, उनकी बातों में और जेंडर के हमने रोल जो दे दिए सब वहाँ आ रही है। लेकिन जैसी ट्रांस पर्सन की बात आएगी, वो आप उनकी पैंट्स में आ जाते हो, उनकी पैंट्स में क्या है, मतलब हमने सिर्फ उससे ही पहचान दी हुई है। और जो कि बहुत ही दकियानूसी बात है, अगर आपको पता लग भी जाए तो उस चेंज बदलाव क्या हो जाएगा। बिल्कुल, जो ये प्रोसेस है पूरा, हाँ, लगभग जो मेडिकल ट्रांजिशन का, मेडिकल ट्रांजिशन चाहे सोशल ट्रांजिशन चाहे लीगल ट्रांजिशन का, अगर कोई इस प्रोसेस में जाना चाहता है तो ये पूरा कितना टाइम लग जाता है? जीवन भर जब तक मैं जिंदा हूँ ना, कुछ ना कुछ मेरा जब तक ट्रांजिशन चलेगा और मैं जब तक इस ट्रांजिशन में रहूँगा।
कम आउट आपको क्या लगता है मैंने 2020 में बस एक बार किया? शायद वो करना ज़्यादा आसान था जो उसके बाद से मैं हर रोज़ एक कम आउट कर रहा हूँ सबके सामने। एक ही इंसान के सामने आपको लगभग रोज़ कम आउट करना पड़ता है, रोज़ रोज़ाना। मेरी माँ मुझे आज भी मिसजेंडर करती है, मेरी बहन मुझे आज भी मिसजेंडर करती है, मेरे परिवार में मेरे जो रिश्तेदार हैं या मेरे आसपास के लोग हैं वो आज भी मिसजेंडर करते हैं मुझे देख के। कोई सवाल नहीं पूछता और मैंने अब जवाब देना खुद से बंद भी किया है कि जब आपको दिख रहा है कि कोई एक लड़का दिख रहा है या लड़की, तब भी अगर आप कर रहे हो तो ये आप बेवकूफ़ बना रहे हो अपने आप को, मैं बेवकूफ़ नहीं बना रहा। और हम जब सपोर्ट सिस्टम की बात करते हैं, मैं कह रहा हूँ ना सपोर्ट सिस्टम कितनी बड़ी बात होती है। मेरे कहने के बाद भी मैंने एक सोशल मीडिया पे कम आउट किया, उसके बाद मैंने अपने भाई बहनों के साथ भी किया उनके हिसाब से कि अब इनको किस तरह से समझ में आएगा। मैंने अपनी माँ के साथ भी कम आउट किया और ये चलता रहा, बहुत सालों तक चला, लड़ाई झगड़ा सब कुछ हुआ, क्योंकि अब उनको ये लग रहा है कि इसके कुछ करने से ना मुझे जवाब देने पड़ जाएंगे। मैं रेडी नहीं हूँ, सबसे बड़ा परिवार के सामने सवाल यही होता है कि हम सोसाइटी को क्या जवाब देंगे, रिश्तेदारों को क्या बताएंगे। मैं कह रहा हूँ कि आपको बताना ही नहीं है कुछ, मैं बताऊंगा, आप बात तो करो। आज भी अगर मेरे परिवार वालों के सामने कोई रिश्तेदार या कोई पास पड़ोस का मुझे मेरे डेड नेम से बुलाता है या मेरे डेड प्रोनाउन से बुलाता है, कोई इसको करेक्ट नहीं करता, कोई सपोर्ट नहीं करता, कोई भी नहीं करता, बल्कि मेरे उस प्रोनाउंस और उस नाम के साथ बात करना शुरू कर देंगे और वो ये भूल जाते हैं कि मुझे उस बात से कितनी तकलीफ हो रही होगी। कोई नहीं कभी याद रखता। और मैं शायद ना थक ज़्यादा गया हूँ लोगों को करेक्ट करते करते, और सबसे ज़्यादा जब आपको अपना परिवार ने ये सब साथ नहीं देता ना, आप बहुत टूटते हो। और अगर उस टूटने के साथ में ऐसा कोई बर्ताव उनके साथ कर दूँ जो उनकी नज़रों में अच्छा नहीं है, जो एक किसी भी बच्चे को अपने माता पिता के साथ नहीं करना चाहिए, तो मेरे पे ब्लेम ज़रूर आएगा कि माँ बाप के साथ ऐसा कर दिया। पर माँ बाप क्या करते हैं ये कभी कोई नहीं देखता। और तो मैं कहता हूँ कि माँ बाप को भी उतना ही अकाउंटेबल मैं ठहराऊँगा, चाहे उसके बाद मैं आपसे प्यार से बात करूँ, मैं आपके घर में ही रह रहा हूँ, मैं आज अपने माँ बाप के घर में ही रहता हूँ ना, ये मैंने चुना, ये आपकी मर्जी नहीं है, ये मैंने अपना डिसीजन लिया है। वरना मैं तो बहुत पहले प्लान कर चुका था कि मैं घर छोड़ के भाग जाऊँगा, लेकिन हुआ ये कि मेरे उसी समय मेरे पिता चल बसे। तो मुझे फिर मैंने क्या किया, मैंने अपनी आइडेंटिटी को फिर पीछे छोड़ दिया, मैं फिर समाज और मैं फिर परिवार के चक्कर में आया। मैं भूल गया कि मुझे अपने आप को खड़ा करना ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे लगा चलो आज मैं इन्हें सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं आज साथ दे रहा हूँ, तो शायद ये मेरी तकलीफ को जानेंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। और इस बात ने मेरे अंदर कड़वाहट से ज़्यादा मेरे अंदर और ज़्यादा एम्पैथी भर दी। मैं उतना ही ज़्यादा और गहरा और नर्म और नाजुक होता गया और मुझे इस बात की खुशी है। सपोर्ट नहीं दिया तो आज मैंने अपनी उस तकलीफ़ ना हो, मैं उस हो जाती है तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वो तकलीफ़ इनको ना दूँ, मेरे पास ही आ गई, मैं अपना ठीक, क्योंकि मुझे ठीक करना अब तकलीफ़ को आता है। इतना कुछ होने के बाद भी लड़ाइयाँ और भी हैं, कम आउट करना जारी रहेगा, एक ना एक चीज़ लगी रहेगी। लेकिन एक दो ऐसी पॉजिटिव चीज़ें क्या हो सकती हैं जो थोड़ा सा पॉजिटिविटी लाएं? बहुत ज़्यादा। मैं आज खुद को आईने में देख पाता हूँ, सबसे बड़ी बात। मैं आज जब अपने लिए कपड़े लेने जाता हूँ तो मैं बहुत खुशी से लेता हूँ, मुझे पता है आज मुझे ये पहनना है। मैं खुद को देख के बोल पाता हूँ कि कबीर तुम बहुत सुंदर लग रहे हो। और इसे कहते हैं हम जेंडर यूफोरिया, कि जब मैं एज ए सिस जेंडर मैं जब सिस पासिंग कहते हैं कि आज मैं अगर मर्दों की उस कैटेगरी से मैं निकल पाता हूँ, मैं एज अ मेल आइडेंटिफाई कर पाता हूँ। अपना नाम मैंने जब आधार कार्ड पर देखा और जब मैं देखता हूँ कि जब कोई मुझे सर कह रहा है, कोई मुझे कबीर कह रहा है, कोई मेरे सही प्रोनाउंस यूज़ कर रहा है, क्योंकि अब मैं अगर निकलूँ कोई रैंडम मुझे देखेगा तो बोलेगा ना कहाँ जा रहा है, कबीर नाम है और कहाँ जा रहे हो, मुझे सर बोलता है, बहुत बड़ी एक्नॉलेजमेंट है। किसी के लिए कुछ भी नहीं हो सकती, मेरे लिए सेवियर है। शायद मैं सांस ले पाता हूँ अब, सबसे बड़ी बात मैं सांस ले पाता हूँ आज। हमें अच्छा लगता है कि जैसे हम कभी मिले, चाहे मयंक भाई की बात हो रही थी, वो लोग मिलते हैं। हमारा एक बहुत बड़ा ग्रुप था जिसमें बिल्कुल 30-40 लोग थे, हमेशा मिलते रहते थे। अब लोग इधर उधर हो गए, पर अब इतने मास मीटिंग नहीं होती है, लेकिन ऐसे मिलते हैं 2-4 लोग, तो हमें अच्छा लगता है, हमें एक अच्छा फील आता है और मज़ा आता है जब दोस्त ने शादी पे बुलाया तो कबीर को बुलाया, कबीर को बुलाया और मिलवाया कि कबीर है। और जैसे मुझे परफॉर्मिंग आर्ट का बहुत शौक है, तो बचपन से ही मुझे डांस का बहुत शौक था और गाना गाने का। लेकिन आपको गाना और डांस भी आपकी जेंडर आइडेंटिटी पे दिया जाता है कि आप लड़की हैं तो लड़की गाने पे नाचोगे, गाना भी वैसा गाओगे, जो मैं नहीं कर पाया। फिर कई बार सीखने भी गया तो उन्होंने जब मुझे वो बाइनरी के रोल दिए, मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर पाया, मैं नहीं कर पाया।
तो आज मैं जब डांस परफॉर्मेंस करता हूँ तो मैं डांस सीख रहा हूँ अब। इसके अलावा भी आपकी लाइफ में बहुत कुछ मैंने देखा है अच्छा हो रहा है। बहुत अच्छा, मतलब कि हाँ। मैं शायद बचपन में कहते थे ना पैशन ढूंढो, मुझे पैशन नहीं समझ में आता था क्या होता मुझे है। खुद जब मैं पहले देखता था मानी एक कैमरा होता था हाँ, और कैमरा। हाँ लेकिन प्रेजेंस होती थी हर जगह, हाँ, लेकिन इतना डाइवर्सिफाइड लाइफ नहीं थी, बिल्कुल नहीं। चाहे मैं आइडेंटिटी थी ही नहीं। अरे मैं वो और बच्चा अभी था मैं 3 से 4 सालों 4 में साल में। जो हाँ, मैं देख पा रहा हूँ उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको एक मतलब एक आइडेंटिटी देती हैं और आपकी प्रेजेंस को जाहिर करती हैं। मैं जीना सीख पाया हूँ, मुझे समझ में आया कि जीना होता क्या है। बहुत देर मैं क्या, कबीर को 4 साल हुए हैं जीते हुए, चाहे मेरी भले ही बायोलॉजिकल मेरे शरीर की एज कुछ भी हो, मैं आज 30 साल का हूँ लगभग, 30 से ज़्यादा का, लेकिन मैं 4 साल का हूँ। कबीर ने आज जीना शुरू किया है, 4 साल का कबीर है ये। तो उसको जीवन समझ में आने लगा, उसको छोटी छोटी खुशियाँ समझ में आती है कि सुबह उठ के एक अपने आप को देखना और सांस लेना बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए, कि एक सांस कैसी ली जाती है खुली अभी हवा भी में खुली सांसें। हवा में। अभी भी इसमें तकलीफ़ें हैं, ऐसी नहीं है कि वो तकलीफ़ें कम नहीं हुई है, लेकिन इतना मिल पाना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं हमेशा कैमरा के पीछे रहना चाहता था कि मैं तस्वीरें खींचना चाहता था, क्योंकि मैं लेंस से ना लोगों को वैसे देखने चाहता था जैसे मैं खुद को देखने चाहता था, कि मेरी तस्वीर ऐसी ली जाए या मैं ऐसा दिखूं, तो मैं वो तस्वीरें लोगों की लेना चाहता था। पर ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि वो कैमरा छूटा मुझसे। कैमरा था मेरे पास, वो पूरा एक वो जीवन छूटा, वो एक करियर छूटा। करियर भी जैसे बहुत बनाना बड़ा मुश्किल है जेंडर आइडेंटिटी के साथ साथ। और अब जैसे पैशन की कोई बात करता है कि पैशन क्या है, तो मैं कहूँगा मेरा पैशन मुझे ढूंढना नहीं पड़ा, मेरे इस काम के थ्रू, मेरी आइडेंटिटी के थ्रू ना मेरा पैशन ये खुद ब खुद मुझ पे आ गया। तो अब मुझे मैं अपने आप को बड़ा पैशनेट फील कर पाता हूँ टूवर्ड्स जेंडर के काम में। अब मैं थोड़ा सा समाप्ति की तरफ बढ़ते हुए आपसे ये जानना चाहता हूँ कि भविष्य की योजनाएं क्या हैं, चाहे आपने कुछ भी आइडेंटिफाई कर पाए हैं, चाहे आपके सपने क्या हैं कि मुझे अब यही करना है। संजय, बड़ा मुश्किल है पता है इसका जवाब देना, क्योंकि कई बार जब आपको लगता है ना कि आप मार्जिनलाइज्ड हो, आप बहुत सारी परेशानी जुड़ी हुई हैं, तो सपने देखना बड़ा मुश्किल लगता है। जैसे मैं सपने नहीं देख पाता हूँ, क्योंकि थे सपने, बचपन से ही थे, और वो सपने बड़े ही बुरी तरह से टूटे हैं। वो इसलिए टूटे हैं, और कोई कुछ भी कहे उसको, लेकिन हाँ, मेरी जेंडर आइडेंटिटी की वजह से मुझसे बहुत कुछ छूटा है। सबसे अजीज़ चीज़ें जो शायद मेरा, कहते हैं ना कि हमारे 1 या 2 सपने हैं, वो छूटे हैं। तो उसका दुख मलाल नहीं, क्योंकि वो किसी वजह से गए हैं ना, मेरी जेंडर आइडेंटिटी की वजह से, तो वो मलाल रहता है मेरे साथ, और वो हर दिन रहता है, हर वक्त रहता है, कहीं नहीं जाता वो। तो सपना तो बस शायद मैं कहूँगा कि ये कि एक तो मैं मेडिकल ट्रांजिशन जर्नी पर हूँ, और मैं उस मेडिकल ट्रांजिशन जर्नी को कंप्लीट करना चाहता हूँ। अब इस साल मैं ज़रूर कर पाऊँ, क्योंकि वो एक बेहद, एक तो पेचीदा है, बहुत खर्चीला है, बहुत एक्सपेंसिव है, रिपरकशंस भी हैं उसके। पर मैं उन सारे रिपरकशंस को, सारी तकलीफ़ों को, मेरे लिए वो बड़ी छोटी लगती है मुझे, क्योंकि मैं वो देखना चाहता हूँ खुद को। और उसको करने के साथ साथ जो मैंने कहा कि हर स्कूल में जाना, वो जो जेंडर स्टडीज़ की बात करना, कि केवल ये आपके और मेरे बीच की या किसी पॉडकास्ट की बातचीत ना रह जाए, मैं इसको रोज़मर्रा की बातचीत में लेकर आना चाहता हूँ, कि मैं बात कर पाऊँ। और मैं अपना नाम एक ऐसी जगह में ही देखना चाहता हूँ कि जेंडर के मुद्दे पे काम किया। मैं एक जर्नी, तकलीफ़ों भरी एक जर्नी रही, लेकिन कुछ इससे किसी को अगर राहत मिल पाए, एक भी इंसान को, तो मैं मानूंगा कि मेरा शायद इतना, क्योंकि अब मैं जिस जर्नी में, मैं जिस आइडेंटिटी में, उसको बदल नहीं सकता हूँ, मैं किसी भी तरह से नहीं बदल सकता। इसके साथ के जितने भी दुख है लगे हुए, वो मेरे पास हैं, इसकी जितनी भी परेशानियाँ हैं, और बस ऊपर वाले से, उस खुदा से मैं यही कहता हूँ कि मुझे बस लड़ने की ताकत देते रहना, परेशानियाँ मत देना। मैं कभी नहीं कहता हूँ कि वो आ रही हैं, तो उसके रास्ते दिखाते रहना, उनसे लड़ने की हिम्मत देते रहना, सपोर्ट सिस्टम बना के रखना, और अगर नहीं है तो आज मैं क्रिएट कर पाऊँ, मुझ में इतनी शक्ति देते रहना। और बस ये बदलाव, मैं एक ये चेंज लाना चाहता हूँ एजुकेशन सिस्टम में। और बस एक, मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा सपना मैं अभी देख ही नहीं पा रहा हूँ कुछ। बिल्कुल। अभी हम बात कर रहे थे कबीर मान से, जो ट्रांस इन मैन है, और पहले इनका जो शरीर था एक लड़की का था, और 26 साल की उम्र में इन्होंने कम आउट किया, और इन्होंने
इन्होंने सोसाइटी को, लोगों को बताया कि मैं एक लड़की के शरीर में लड़का हूँ, और उसके बाद से इनके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए, बहुत सारी दिक्कतें आई, परेशानियाँ आई, पर बहुत कुछ अच्छा भी हुआ। अगले पॉडकास्ट में हम ऐसे ही किसी अन्य शख्स से बात करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।